अध्याय 681। दूसरा अपडेट। अखबार पढ़ने वाले आम लोगों और रईसों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके दिलों में पदानुक्रम सख्त और पवित्र था और उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। हालांकि अब सभी सामान्य लोगों के पास उच्च और शक्तिशाली कुलीन बनने का मौका था। उनके लिए ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। उनमें से सबसे अधिक उत्साहित धनी व्यापारी थे। उनमें से अधिकतर आम लोग थे। हालांकि वे चतुर थे और दुनिया भर में उनके व्यवसाय थे, उनके पास बहुत पैसा था, वे कुछ प्राचीन कुलीन परिवारों से कमतर नहीं थे। हालांकि चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, रईसों की नज़र में वे अभी भी सिर्फ देहाती बेवकूफ़ थे। इस प्रकार की अवमानना में केवल चेहरे का मुद्दा शामिल नहीं था। कुछ उच्च स्तरीय भोज स्थलों में भले ही उन्हें निमंत्रण मिला हो, फिर भी उन्हें किनारे पर ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उन पर कोई ध्यान नहीं देगा और वे अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा पाएंगे। वे कुछ व्यापारिक सौदों को सीधे तौर पर अस्वीकार भी कर देते थे जब उन्हें पता होता था कि वे कुलीन नहीं हैं। यह अवमानना सभी पहलुओं में परिलक्षित हुई। ये सख्त वर्ग प्रणाली का न केवल लाभ था बल्कि नुकसान भी था। जो लोग ऊंचे स्थान पर खड़े थे उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा, जबकि जो लोग निचले स्तर पर खड़े थे उन्हें सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब जब ऐसा अवसर था तो कुछ लोग जो कुलीन बनना चाहते थे उनके लिए यह इसके लायक था, चाहे उन्होंने इसके लिए कोई भी कीमत चुकाई हो। रईसों के दिलों में भी यही मानसिकता विद्यमान थी। अमीरों के दिलों में भीतरी दीवार की स्थिति वैसी ही थी जैसी आम लोगों के दिलों में अमीरों की होती थी। यह अप्राप्य और अप्राप्य था। वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, लेकिन वे उस तक नहीं पहुंच सके। यह उस कहावत के समान प्रतीत होता है कि जो प्राप्त नहीं किया जा सकता वह हमेशा सबसे अच्छा और सबसे वांछित होता है। खबर तूफान की तरह पूरी बाहरी दीवार पर फैल गई। यह उस समाचार से भी तेज था जब अराजक युद्ध में बर्बर लोगों ने आक्रमण किया था। बच्चे, तुम्हें अच्छी तरह से सीखना होगा। बैठना, चलना, खड़ा होना और दौड़ना। तुम्हें एक स्वभाव और शैली रखनी होगी। शिक्षक ने तुम्हें जो सिखाया है उसका पालन करो। तुम्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। नागरिक जिले के एक आंगन में एक खाकी बालों वाली माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। बच्चा, जो केवल 5 या 6 साल का था, साफ सुथरे और सावधानीपूर्वक कपड़े पहने हुए था। उनके खाकी रंग के बाल भी करीने से संवारे हुए थे। उन्होंने एक छोटा सा सूट और गले में लाल रंग की टाई पहनी हुई थी। वह बहुत प्रतिष्ठित लग रहे थे। बच्चे ने अपनी माँ के निर्देशों का पालन किया और आंगन में चला गया। चलते चलते उसने पूछा, माँ, मुझे इन चीज़ों का अभ्यास करने की आवश्यकता क्यों है? लिली, जो अगले दरवाजे पर रहती है, पहले ही स्कूल जा चुकी है। मैं भी जाना चाहता हूँ। मूर्ख बच्ची, बड़ाई के कॉलेज में पढ़ने में उसके बारे में क्या अच्छा है? भविष्य में जब वह बाहर आएगी तो वह केवल वही काम कर सकती है जो आम लोग करते हैं। आप उनसे अलग हैं। यदि आप इस महान शिष्टाचार का अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो एक दिन हम रईस बन जाएंगे, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, क्या हम सिर्फ इसका अभ्यास करके महान बन सकते हैं? बच्चे ने हैरान होकर पूछा। उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दादी ने एक बार एक कुलीन व्यक्ति से शादी की थी। बाद में कुछ मामलों के कारण वह व्यापारिक जिले से बाहर चली गईं। हमारी पीढ़ी में वह पहले से ही एक सामान्य महिला हैं। लेकिन एक दिन हम वापस जाएंगे। जब आप इन चीज़ों का अभ्यास करना समाप्त कर लेंगे तो हम वापस जा सकेंगे। मुझे पता है माँ, मैं कड़ी ट्रेनिंग करूँगा। व्यापारिक जिले के रईसों को एक के बाद एक खबरें मिलीं। गैलो परिवार में जो ग्रीन कंसोर्टियम का प्रभारी था, गैलो परिवार के मुखिया ने अपने हाथ में अखबार देखा। कुछ मिनटों के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर धीरे धीरे उसे होश आया। उसकी 2 भयंकर आंखें, जो व्यापार क्षेत्र में चिल्लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, इस समय थोड़ी लाल हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इतना उत्तेजित था कि उसकी आवाज़ कांपने लगी। आखिरकार हमें आंतरिक दीवार पर लौटने का मौका मिला। हम अंततः भीतरी दीवार पर लौट सकते हैं। इसी तरह की आवाज़ें कई महान महलों में गूंजती थीं और सुबह सुबह सभी महान महलों में चीखें सुनी जा सकती थीं। उसी समय मठ के मुख्य प्रांगण के सम्मेलन कक्ष में आग की दीवार के पीछे आंतरिक दीवार के मध्य क्षेत्र में मुख्य सीट पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने मोगरान से कहा, जो किनारे पर बैठा था, ये कैसा है? क्या ड्रैगन कबीले ने किसी को बाहरी दीवार पर भेजा था? बिल्कुल कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? मोगरा ने सम्मानपूर्वक कहा। डीन, ड्रैगन कबीले के जिन लोगों को मैंने रिश्वत दी थी, उनके अनुसार सेंटेस हैथवे ने पहले ही किसी को बाहरी दीवार पर भेज दिया है। हालांकि जिन लोगों को मैंने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बाहरी दीवार पर भेजा था, उन्होंने बताया है कि युवक अभी भी जीवित है और कोई हलचल नहीं है। मुझे लगता है कि ड्रैगन कबीले को यकीन नहीं है कि खबर सच है या नहीं। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को जांच के लिए भेजा था। मुझे लगता है कि स्काउट ने पहले ही ड्रैगन कबीले को खबर वापस भेज दी है। यदि बगल वाला व्यक्ति है युवा वास्तव में पवित्र आयशा है, मुझे लगता है कि ड्रैगन कबीला जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएगा। सचमुच बाहरी दीवार में कोई हलचल नहीं है। हटे कट्टे बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ा लीं।
बाहरी दीवार की जांच के लिए ड्रैगन कबीले द्वारा भेजे गए लोग कौन हैं? ऐसे कई विशेषज्ञ नहीं होने चाहिए जो आयशा की जांच कर सकें, है ना? मॉर्गन ने अपना सिर हिलाया। मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन उन्हें एक विशेषज्ञ भेजना चाहिए। मुझे याद है कि हत्या की सूची में तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति ड्रैगन कबीले से है। अगर हम उसे भेजते हैं तो हम निश्चित रूप से इस युवक के बगल में महिला की असली पहचान का पता लगाने में सक्षम होंगे। हटे कट्टे बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हमें 1 या 2 दिन और इंतजार करने की जरूरत है। अपने लोगों से बाहरी दीवार क्षेत्र में बदलावों पर ध्यान देने के लिए कहें। वैसे क्या सेना ने प्रतिक्रिया दी है? सेना के वे लोग भी हमारी तरह ही सोच रहे हैं। वे ये भी चाहते हैं कि ड्रैगन कबीला सबसे पहले सच्चाई का परीक्षण करे। वे आयशा के साथ लड़ने के लिए 10 युद्ध देवताओं को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह महिला पहले ही 3 बार अपनी जादूगरनी शक्ति को जागृत कर चुकी है। उसकी ताकत असाधारण है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सामान्य अग्रदूत संभाल सकते हैं। भले ही 10 युद्ध देवता बाहर चले जाएं, बहुत सारे हताहत होंगे, मॉर्गन ने कहा। हटे कट्टे बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। अचानक उसकी आंखें घूम गईं और उसने पूछा, क्या विंग कबीले और रॉक कबीले को इसके बारे में पता है? मॉर्गन तुरंत समझ गए कि उनका क्या मतलब था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही उन्हें गुप्त रूप से इसका खुलासा कर दिया है। मुझे लगता है कि वे भी ड्रैगन कबीले की गतिविधियों को देख रहे हैं। उन्होंने इसे जांचने के लिए लोगों को बाहरी दीवार क्षेत्र में भी भेजा है। ड्रैगन कबीले की एक संत बाहर घूम रही है। यह उससे छुटकारा पाने का एक अच्छा अवसर है। उन्हें प्रलोभित किया जाना चाहिए। मोटे बुजुर्ग की आंखें गहरी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, ये 3 महान दानव शिकारी परिवारों के प्रदर्शन को देखने का एक अच्छा अवसर है। ओह ठीक है, क्या महामहिम वापस आ गए हैं? अभी नहीं, मॉर्गन ने अपना सिर हिलाया। हटे कट्टे बूढ़े आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसी समय भीतरी दीवार क्षेत्र के एक शहर में ग्लेन ने एक कुलीन महिला के रूप में कपड़े पहने। उसके साथ 2 परिचारिकाएं थीं जो अपने हाथों में एक बर्फ सफ़ेद रोएंदार पिल्ले को पकड़कर सड़क पर टहल रहे थे। वे धीरे धीरे एक सुदूर सड़क पर चले गए। वहां बख्तरबंद सैनिक तैनात थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वे बहुत कम थे। ग्लेन ने अनजाने में कुछ बार उन पर नजर डाली। बचाव की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसने पिल्ला को अपनी बाहों में एक कमीने को सौंप दिया। इस कमीने की हथेली खुरदरी थी और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच एक निशान था। यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण कमीना नहीं था। ग्लेन एक निर्जन स्थान पर आए और तुरंत अपनी जादुई निशान शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी में गोता लगा दिया। थोड़ी देर बाद वह भूमिगत क्षेत्र में पहुंची जहां सैनिक तैनात थे। जल्द ही उसने एक विशाल कुआं देखा जो भूमिगत गहराई तक जाता था। चित्र पर दिए गए वर्णन के अनुसार यह कुआं शहर में पानी का सबसे बड़ा स्रोत था। यह एक भूमिगत जलाशय से जुड़ा था। ग्लेन ने कुएं के किनारे गोता लगाया और अपनी बाहों में रखी कांच की बोतल का ढक्कन खोल दिया। फिर उसने बोतल कुएं में फेंक दी। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह तुरंत उसी रास्ते से वापस चली गई जहां से वह आई थी, और जल्द ही वह वापस जमीन पर आ गई। उसने अपना चमकीला कोट पहना, अपने परिचारक से पिल्ला लिया और दूर हो गई। अध्याय 682 2 in 1 चैप्टर। बार्टन, पिछले वास्तुकार को आने और मंदिर को फिर से बनाने के लिए कहें। डुडियन ने बार्टन को नया डिजाइन सौंपा। इस परियोजना को शीर्ष रहस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे लीक नहीं किया जा सकता है। सामग्री को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले चैनलों के माध्यम से आपूर्ति की जानी चाहिए। हमें जल्द से जल्द निर्माण पूरा करना होगा। डुडियन ने मंदिर की लापरवाही को तब देखा था जब कल एलेनोर ने मंदिर में चोरी से प्रवेश किया था। हालांकि उन्होंने मंदिर के नीचे केबल और अन्य रक्षा उपकरण रखे थे, लेकिन गहराई पर्याप्त नहीं थी। जो लोग भूमिगत ड्रिलिंग में अच्छे थे वे मंदिर के नीचे 10 मीटर तक नहीं छुपते थे। ऐसे में बिजली व्यवस्था बेकार हो जाएगी। बार्टन ने खाका लिया और तुरंत उस व्यक्ति के बारे में सोचा जो कल चुपचाप अंदर आया था। जब वह मुड़ा और चला गया तो उसका दिल ठंडा हो गया। न्यूज़ बाहर से अंदर आया और डुडियन से कहा, मास्टर, कीमियागर आ गए हैं। डुडियन ने सिर हिलाया। क्या चौराहे के पश्चिम की ओर सहायक हॉल खाली कर दिया गया है? हाँ, न्यूज़ ने कहा, आपके निर्देशों के अनुसार अंदर सभी प्रकार के प्रायोगिक उपकरण हैं। वे उच्चतम स्तर के उपकरण हैं। ठीक है, उन्हें जाने दो। उन्हें ये सामग्री दो और उन्हें जितनी जल्दी हो सके इन्हें बनाने दो। डुडियन ने डेस्क के बगल में 2 पुस्तकों से सामग्री का एक ढेर निकाला और उसे न्यूज़ को सौंप दिया। ये वे सामग्रियां थीं जो उन्होंने बायोसेंसर के हिस्सों की असेंबली के बारे में लिखी थीं। अब उसे केवल पतवार चलाने की आवश्यकता थी। ऐसी कई चीज़ें थीं जिन्हें उन्हें व्यक्तिगत रूप से करने की ज़रूरत नहीं थी। उदाहरण के लिए, वह इन भागों को गलाने का काम इन कीमियागरों पर छोड़ देगा। आखिरकार वे लोग थे जिन्होंने दशकों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया था। वे अनुभवी थे और कुछ ऐसे पहलू थे जिनकी तुलना वह उनसे नहीं कर सकते थे। उनके लिए उनका सहायक बनना सबसे उपयुक्त था।
वह उत्पादन में मदद के लिए कुछ सामग्री निकालकर मंदिर के उस्तादों को सौंपने के लिए भी तैयार था। न्यूस ने सामग्री ली और चला गया। डूडियन अगले आइटम के बारे में सोच रहा था। युद्ध निकट था, इसलिए उसे जल्दी से कुछ वस्तुओं का उत्पादन करना था जो सीमित समय में उसकी सबसे अधिक मदद कर सकें। जैविक हथियारों को बदलने के लिए एक वायरस है। हम हथियार बनाने के लिए केवल बिजली पर भरोसा कर सकते हैं। सेना की तोपें हथियारों की एक बड़ी श्रृंखला में सुधार कर सकती हैं। मौजूदा उपकरण मिसाइल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कच्चे माल की शुद्धिकरण तकनीक पर्याप्त नहीं है। उन्होंने नई वस्तुओं का विस्तार जारी रखने की योजना को रोक दिया। हथियार उतने अच्छे नहीं थे। उनके हाथ में जो चीजें हैं उनका अधिकतम उपयोग करना ही बेहतर है। उन्होंने तुरंत सुपर चिप में ज्ञान के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन के विस्तृत चित्र लिखना शुरू कर दिया। डूडियन ने सोचा, मैं कब लेजर हथियार बना पाऊंगा, लेकिन वह जानता था कि वह मौजूदा तकनीक से मिसाइल भी नहीं बना सकता, लेजर हथियार तो दूर की बात है। न्यूज़ के वापस आने के बाद डूडियन ने पूछा, सेना की स्थिति क्या है? क्या झुग्गियों से लोग नागरिक क्षेत्रों में चले गए हैं? युवा मास्टर, सेना ने आज सुबह एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि नागरिक क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों से लगभग सभी लोग नागरिक क्षेत्रों में जाने के लिए कतार में खड़े हैं। सेना वास्तव में इस बारे में चिंतित है। डूडियन ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? डूडियन ने कहा, जब तक नागरिक क्षेत्रों के लोग शर्तों को पूरा करते हैं वे वाणिज्यिक क्षेत्रों में जा सकते हैं। क्या इससे जगह नहीं बनेगी? न्यूज़ ने अपना सिर नीचे झुकाया। यंग मास्टर, आप नहीं जानते कि जब गरीब नागरिक जिले में चले जाते हैं तो बहुत संघर्ष होता है। सेना ने उन्हें बनाए रखने और दबाने के लिए अपनी अधिकांश सेनाएं भेजी हैं, लेकिन वे अभी भी ऐसा करने में असमर्थ हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। रिशेल्यू को संख्या सीमा के बारे में पता नहीं है। उन्हें एक दिन में केवल 30,000 या 50,000 लोगों को ले जाने की अनुमति है। सेना में 100,000 से अधिक सैनिक हैं। मुझे मत बताएं कि वे हजारों लोगों की देखभाल नहीं कर सकते। डूडियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। न्यूज़ दंग रह गया। यंग मैन, तुम स्मार्ट हो, लेकिन रिचर्डेल इतनी सरल विधि के बारे में कैसे नहीं सोच सकते थे? अजीब है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहता है, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता है। डूडियन ने कलम को स्याही में डुबोया। उसे तब तक निर्भीक बने रहने के लिए कहो जब तक वह मेरी इच्छा के विरुद्ध न जाए। मैं समझता हूँ। न्यूज़ समझ गया। बार्टन बाहर से आया। मास्टर, आपका छात्र एडवर्ड आपसे मिलना चाहता है। वह आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है। डूडियन ने अनुमान लगाया कि छात्र क्या पूछना चाहता है। उसे पूछने के लिए सहायक हॉल में जाने दो। उसे ये भी बताएं कि वह स्वतंत्र रूप से हॉल के अंदर और बाहर जा सकता है। हाँ यंग मास्टर। बार्टन मंदिर छोड़कर बाहर चला गया। एडवर्ड, जो मंदिर के बाहर इंतजार कर रहा था, तुरंत उसके पास आया। ओह, क्या शिक्षक मुझसे मिलने को तैयार हैं? बार्टन ने कहा, आपके शिक्षक ने कहा था कि आपको सहायक हॉल में जाना चाहिए। जहां तक मुझे पता है वहां बहुत सारे असाधारण लोग आए हैं। आपके प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा दिया जा सकता है। आपके शिक्षक ने भी कहा है कि आपको उनसे सीखना चाहिए। एडवर्ड चौंका। उन्होंने आदरपूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद पोप। जाओ। बार्टन मुस्कुराया। आधे घंटे बाद डूडियन ने सौर ऊर्जा का चित्रांकन पूरा किया। जैसे ही उसकी हड्डियां चटकी, उसने अपना शरीर फैलाया। उसने खिड़की से बाहर सिगल्स की दीवार की ओर देखा। ग्लेन वापस नहीं आई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कैसी थी। जब उन्होंने न्यूज़ को बुलाया तो उनकी आंखें थोड़ी चमक उठी। मेरे साथ आओ और बाहर की स्थिति को देखो। हाँ मास्टर। गाड़ी जल्द ही तैयार हो गई। डूडियन ने आयशा का नेतृत्व किया और न्यूज़ ने वाणिज्यिक जिले में गश्त करने के लिए यूटो पर्वत छोड़ दिया। ड्रैगन कबीले की पवित्र मेडेन चोटी की भीतरी दीवार। हैथवे एक ड्रैगन के सिर वाले सिंहासन पर बैठा था। उसने अपने सामने वाले युवक की ओर उदासीनता से देखा। एलेनोर अभी तक वापस नहीं आई है। वह बाहरी दीवार में कितने समय से है? एक छोटे से शैतान की जांच करने में उसे कितना समय लगेगा? युवक ने डरते हुए कहा, महाराज कृपया मेरी जान बख्श दें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। HMPH। हैथवे ने खर्राटा लिया और बोलने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति अचानक हॉल में आया। ये सफ़ेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा एक मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद था और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और भी अधिक भयानक लग रहा था। उसने हैथवे से कहा, महामहिम, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलेनोर अभी तक वापस नहीं आई है। सबसे अधिक संभावना है कि वह वापस नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि बाहरी दीवार में जो व्यक्ति है वह संभवतः उसकी महारानी आयशा है। हैथवे ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। आपको कैसे पता, सर? हत्यारों की सूची में एलेनोर को 12वें स्थान पर रखा गया है। वह हत्या नहीं करने जा रही है, वह केवल स्थिति की जांच करने जा रही है। अपने कौशल के साथ, भले ही लक्ष्य उसकी महारानी आयशा हो, वह अधिकतम 5 घंटों में जो चाहती है उसे ढूंढने में सक्षम होगी। वह मूर्ख नहीं है, वह हमेशा इंतजार में नहीं रहेगी।
एक उत्कृष्ट हत्यारा जानता है कि खुद के लिए अवसर कैसे बनाए जाते हैं, न केवल घात लगाना जानता है। सफ़ेद चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, आधे से अधिक दिन बीत चुका है और उसने अभी भी कोई समाचार नहीं भेजा है। हम मूल रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि वह पहले ही मर चुकी है। भले ही वह मरी नहीं है, फिर भी उसे संभवतः पकड़ लिया जाएगा और कैदी बना दिया जाएगा। हैथवे ने ठंडी रोशनी से चमकते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बेशक उसे इस संभावना की उम्मीद थी, लेकिन ठीक इसी वजह से वह गुस्से में थी। उसने अपनी आवाज़ दबाते हुए कहा, एलेनोर स्थिति की गंभीरता को जानती है। मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि लक्ष्य आयशा हो सकता है। वह खुद को इतनी आसानी से उजागर नहीं करेगी। भले ही वह स्थिति का पता नहीं लगा सके, फिर भी वह पकड़ी नहीं जाएगी। सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने कहा, महाराज, क्या आपने एक पुरानी कहावत सुनी है? यदि आप एक बड़ी आपदा से बच जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सौभाग्य होगा। उनकी महारानी आयशा लाशों के ज्वार में नहीं मरी। मेरे अनुमान के अनुसार इसकी सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि उन्होंने खतरे के सामने अपनी सीमा को तोड़ दिया और अपनी क्षमता को बाहर कर दिया। उनकी रक्तधारा 4 बार जागृत हुई है। हैथवे की पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं। वह चौंककर सिंहासन से उठ खड़ी हुई। असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। सफ़ेद चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति शांत थी। उन्होंने कहा, रक्त शक्ति का जागरण स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। आमतौर पर जब भावनाओं में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है तो जागृति की संभावना अधिक होती है। कबीले के जागरण के इतिहास के अनुसार इस तरह की स्थिति की गणना लंबे समय से की गई है। इसलिए ये समझ में आता है कि महामहिम आयशा को लाशों के ज्वार में एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था और फिर उसने अपने रक्त को जागृत किया। अन्यथा उस समय उसकी स्थिति को देखते हुए जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, जब तक कि उसकी मदद करने के लिए अन्य विशेषज्ञ न हो। लेकिन उस समय केवल एक ही युवक मौजूद था। वह उसकी मदद कैसे कर सकता था? हैथवे का चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि वह इसे स्वीकार करना या इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इसकी बहुत संभावना है। चौथी जागृति। धिक्कार है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका सुंदर चेहरा क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। 19 वर्ष की आयु में चौथी जागृति, सदी में एक बार की प्रतिभाशाली ड्रैगन माँ से भी तेज, उसे मरना ही होगा। सफ़ेद चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, यदि उसके पास चौथी जागृति है और उसने कुछ अज्ञात विशेष क्षमता प्राप्त की है, तो ये समझ में आता है कि वह एलेनोर को मारना चाहती है। चाहे कुछ भी हो, यह 80% निश्चित है कि यह व्यक्ति उसकी महारानी आयशा है। हमें जितनी जल्दी हो सके हमला करना चाहिए। हम उसे बढ़ने के लिए और अधिक समय नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें उसे एक ही बार में मारना होगा। हमें कोई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हैथवे के चेहरे पर द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहराती गई। उसने कहा, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार पहले से ही एक निश्चित मौत थी। वह अभी भी जीवित रह सकती थी। इस बार मैं उसके जीवित रहने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूँ। महामहिम बुद्धिमान हैं। ड्रैगन कबीले के दिव्य हॉल में 3 से 4 मीटर चौड़े लाल रंग के बिस्तर पर एक खूबसूरत युवा महिला चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक थी और उसने चमकदार लाल वस्त्र पहना था। ये खून जैसा लाल नहीं था, बल्कि चमकता हुआ लाल रंग था। उसके बागे के किनारे ने पूरे बिस्तर को ढक दिया था, जिससे उसका शरीर बेहद नाजुक और सुंदर लग रहा था। मैंने सुना है कि हैथवे हाल ही में बाहरी दीवार क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है। खूबसूरत युवा महिला ने धीरे से पूछा। किनारे पर प्रतीक्षा कर रही वृद्ध महिला ने आदरपूर्वक कहा, मिस महामहिम, हैथवे ने गुप्त रूप से एक नौकरानी को बाहरी दीवार क्षेत्र में भेजा था। मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहती है। मैंने सुना है कि मठ और सेना हाल ही में बाहरी दीवार क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं। क्या इस छोटी सी परित्यक्त भूमि में ध्यान देने लायक कुछ है? ड्रैगन मदर की आवाज़ कोमल थी, जिससे गर्म पानी की शुद्धता और सुंदरता का पता चल रहा था। बुढ़िया ने धीमी आवाज़ में कहा, महोदया, मैं इसकी जांच के लिए किसी को बाहरी दीवार क्षेत्र में क्यों नहीं भेजती? ड्रैगन माँ ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, उम्मीदवार सेंटेस का चयन कैसा है? रिपोर्ट में कहा गया है, रक्त की शुद्धता के मामले में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो महामहिम आयशा के स्तर तक पहुंच सके। वृद्ध महिला ने धीमी आवाज में कहा, हमें केवल एक ही मिला है जो महामहिम हैथवे के करीब है, लेकिन अभी भी एक अंतर है। हालांकि उस बच्चे की प्रतिभा बुरी नहीं है, महामहिम हैथवे से थोड़ी मजबूत है। वह महामहिम आयशा के बराबर है। हो सकता है कि भविष्य में वह कड़ी मेहनत से अपनी प्रतिभा की कमी को पूरा कर सके। ड्रैगन माँ की कोमल आंखें अचानक उदासीन हो गईं। एक पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, छोटी लिसा की प्रतिभा हमारे ड्रैगन कबीले के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ है। दुर्भाग्य से मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सकी। मैं दोषी हूँ। बूढ़ी औरत ने तुरंत ऊपर देखा और कहा, मिस, आप ऐसा नहीं कह सकती। कोई भी यह नहीं देखना चाहता कि उसकी महारानी आयशा के साथ क्या हुआ। यदि आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो आप मिस हैथवे को बहुत लापरवाह होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं।
वह इतनी क्रूर थी कि वह अपनी बहन की जान चाहती थी। मैंने उसे अच्छी तरह से अनुशासित नहीं किया। ड्रैगन माँ ने अपना सिर हिलाया। मूल रूप से हमारे ड्रैगन कबीले को दीवार से बाहर निकलने की उम्मीद थी। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं। गहरी आह भरते ही बुढ़िया के चेहरे पर झुर्रियां एक साथ गिर गईं। सूरज धीरे धीरे आकाश में घूम रहा था और रात धीरे धीरे उतर रही थी। एक के बाद एक शहरों में रोशनियां जलाई गईं, जिससे रात जगमगा उठी। शहरों के लगभग सभी घर जगमगा उठे। कुछ गृहिणियां अपनी चुनी हुई सब्जियां और मांस लेकर आंगन के कुएं के पास आईं। उन्होंने बाल्टी नीचे रखी, कुएं से एक बाल्टी पानी निकाला और सब्जियां साफ करने लगे। धोने के बाद वे घर वापस गए। उन्होंने जो रोटी बनाई थी उसे काटा और ताजी सब्जियां डाल दीं। जब पत्नी रात का खाना बना रही थी, पति भी फैक्ट्री से काम से निकल गया। व्यस्त दिन के बाद वह और कुछ नहीं कहना चाहते थे। जब वह घर पहुंचा तो सोफे पर लेट गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसने सोफे पर अखबार उठाया और पढ़ने लगा। यह उस दिन का एकमात्र मनोरंजन था। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था वे पहले से ही भूखे थे। वे खाने की मेज पर इसका इंतजार कर रहे थे। पत्नी एक के बाद एक तैयार भोजन मेज पर लाती रही। उसने मेज पर तेल का दीपक जलाया। मोमबत्ती की धीमी पीली रोशनी 3 लोगों के परिवार के चेहरों पर चमक उठी। वे खुश और सामंजस्यपूर्ण थे। उनमें से कुछ ने अपने हाथ एक साथ रखे और मठ से आए आशीर्वाद कविता का पाठ समाप्त किया। फिर वे रात का खाना खाने लगे। साधारण परिवार के साधारण रात्रि भोज की तुलना में रईसों का रात्रि भोज कहीं अधिक शानदार होता था। शानदार डाइनिंग हॉल में क्रिस्टल झूमर छत पर ऊंचे लटके हुए थे, जिससे डाइनिंग हॉल जगमगा रहा था मानो दिन का समय हो। नौकरों द्वारा एक के बाद एक रेड वाइन और व्यंजन परोसे गए। जब रात का खाना शुरू हुआ तो मालिक, जिसकी नौकरों ने मालिश की थी, जमीन पर पड़े मानव दासों और कुत्तों को खाने के लिए भोजन कक्ष में ले गया। नौकर उसकी सेवा करने और शराब पिलाने में व्यस्त थे। मानव गुलाम कुत्ता मालकिन के पैरों पर लेट गया और अपना सिर उसकी जांघ पर रगड़ा। यह एक ऐसा कौशल था जिसमें उन्हें लंबे समय से महारत हासिल थी। जब तक मालकिन रगड़ने में सहज होती, उन्हें भोजन से पुरस्कृत किया जाता। जल्द ही सुंदर कपड़े पहने महिला की जांघ को तब तक रगड़ा गया जब तक वह सुन्ना और आरामदायक नहीं हो गई। वह मुस्कुराए और प्लेट पर अछूते स्टेक को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। उसने स्टेक का एक टुकड़ा काटा और एक प्लेट पर रख दिया। वह नीचे झुकी और उसे अपने पैरों पर खड़े मानव गुलाम कुत्ते को सौंप दिया। मानव गुलाम कुत्ते ने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली और अपना सिर हिलाया। किसी रईस के हाथ में इंसान का गुलाम कुत्ता बनना नौकर बनने से कम कठिन नहीं था। सबसे पहले इसे मानव गुलाम कुत्ते के व्यवहार और भाषा में महारत हासिल करने के लिए पेशेवर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसे मानव गुलाम कुत्ते को उसकी मूल भाषा भी भुलानी पड़ी। एक मानव गुलाम कुत्ते के रूप में चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी बोल नहीं सकता। गल्प। मानव गुलाम कुत्ते ने प्लेट पर रखे स्टेक को काटा और तुरंत निगल लिया। फिर उसने अपना आभार और खुशी व्यक्त की और सिर हिलाते हुए किनारे पर कालीन पर लुढ़क गया। कुलीन महिला खिलखिला उठी और उसने अपना मुंह ढक लिया। अध्याय 683। सफलता और मृत्यु। पहला अद्यतन। खांसी। अचानक वह युवक जिसने अभी अभी स्टेक खाया था, जमीन पर गिर गया और जोर जोर से खांसने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया जैसे वह गले में फंसी कोई चीज उगल देगा। जब महिला ने यह देखा तो उसने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, बेकार बात। कुछ खाने के बाद भी आपका दम घुट सकता है। मानव गुलाम कुत्ता अभी भी जोर जोर से खांस रहा था। खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ उठाया। रईस ने भौहें चढ़ाईं और कहा, दफा हो जाओ। सजा कक्ष में वापस जाओ और कोड़े के 20 वार प्राप्त करो। इतना कहने के बाद उसने अपने शरीर पर कढ़ाई वाले पैटर्न वाले जूते को लात मार दी। मानव गुलाम कुत्ते ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ भी नहीं सुना हो। उसकी खांसी और भी तेज हो गई। धीरे धीरे उसकी उंगलियों के बीच का गैप जो उसके मुंह को ढक रहा था, इतनी जोर से खांस रहा था कि तरल पदार्थ उछलकर कालीन पर गिर गया। कुलीन महिला ने सोचा कि यह लार है और अधिक से अधिक घृणित हो गई। उसने उसे लात मारी। युवक ने अचानक खांसना बंद कर दिया और चुपचाप जमीन पर लेट गया। कुलीन महिला और अधिक क्रोधित हो गई। उसने उसके कंधे और गर्दन पर लात मारने के लिए अपने जूते की एड़ी के नुकीले हिस्से का इस्तेमाल किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह मानव शरीर का एक कमजोर हिस्सा था और यह बहुत संभव था कि वह उसे लात मारकर मार डालेगी। जैसे ही उसने उसे लात मारी, उसने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि दफा हो जाओ। क्या तुमने मुझे सुना? एक झटके के साथ उसके नुकीले और लंबे ऊंची एड़ी के जूते की एड़ी अचानक युवक की गर्दन में लगी। जब उसने अपना पैर पीछे खींचा तो उसने तुरंत उसकी गर्दन में एक खूनी छेद देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें से कोई खून नहीं निकल रहा था। जब कुलीन महिला ने यह देखा तो उसने झट से अपना पैर उठाया जो जमीन पर गिरने वाला था और युवक के कंधे पर चढ़ गई। तुमने मेरा कालीन लगभग गंदा कर दिया, कमीने।
युवक की गर्दन हल्की सी हिल गई और अंदर के जोड़ सख्त हो गए। उसके लिए हिलना डुलना बेहद मुश्किल था। जब उसने अपना सिर घुमाया और महिला की ओर देखा तो महिला तुरंत स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि युवक का चेहरा खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से खांसी निकल रही थी और उसकी हथेली से खून निकल रहा था, जिससे उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। पहली नज़र में वह किसी जानवर जैसा लग रहा था जिसने किसी जीवित प्राणी को काट लिया हो। आप दहाड़! युवक ने अचानक जोर से चीख निकाली और उस कुलीन महिला की ओर झपटा। वह कुलीन महिला इतनी भयभीत हो गई कि वह चिल्लाने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास के नौकर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने झट से अपने हथियार निकाले और मदद के लिए आगे बढ़े। इस समय एक छोटी लड़की जो खाने की मेज के अंत में बैठी थी, जोर से खांसने के बाद अचानक अपने बगल में अपने भाई की ओर झपटी। एक पल के लिए पूरा डाइनिंग हॉल अराजकता में डूब गया। यह अराजकता प्राचीन महान महल से चांदनी की तरह फैली हुई थी। डरावनी चीखें और बिखरी हुई लपटें प्राचीन महल के पूरे बाहर भर गईं। प्राचीन महल की जागीर में गश्ती सड़क पहले से ही लड़ाई से भरी हुई थी। वही कवच पहने हुए मनुष्यों ने क्रूर चेहरों के साथ अपने बगल के लोगों पर हमला किया। प्राचीन महल की दीवार के बाहर की सड़कें भी बेहद अव्यवस्थित थीं। आम लोग चिल्लाते रहे और सभी दिशाओं में भाग गए। जब वे सभी दिशाओं में पीछा कर रहे थे तो कई आकृतियां अपने दांत निकाल रही थीं और अपने पंजे लहरा रही थीं। रात, दहशत, कत्लेआम और अराजकता से शहर का हर कोना भर गया। एक हृदय विदारक चीख किले के बाहर जंगल में फैल गई और धीरे धीरे अश्रव्य हो गई। जंगल के विशाल घास के मैदान में एक काली आकृति मकड़ी की तरह तेजी से रेंग रही थी। हालांकि इसका सिर बर्फ सफ़ेद त्वचा वाली एक खूबसूरत महिला थी। हालांकि इस समय उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था और उसके मुंह के कोने इतने चौड़े थे कि वे उसके कानों के सिरे तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा चेहरा फट गया हो। यह अत्यंत क्रूर था। वह तेजी से रेंगते हुए किले और किले के पीछे के अराजक शहर की ओर चला गया। इसके पीछे की दूरी पर आहों की दीवार ऊंची और खामोश खड़ी थी। यह एक दैत्य की तरह था जिसे अपने आसपास की चीख पुकार और त्रासदियों की कोई परवाह नहीं थी। दीवार की बाहरी दीवार में सड़कें चमकीली रोशनी से जगमगा रही थीं। शराबखाने बहुत जीवंत थे। सड़क के किनारे कुछ छोटी दुकानों से खाने की खुशबू आ रही थी और माहौल शांतिपूर्ण था। वाणिज्यिक जिले के केंद्र में ऊंटो पर्वत की चोटी थोड़ी ठंडी थी। हालांकि मंदिर के बाहर लालटेनें लटकी हुई थीं जिससे ऐसा लग रहा था मानो दिन का समय हो, लेकिन लोगों की कमी थी। एकमात्र आवाज़ जो सुनी जा सकती थी वह चौक के बाहर सहायक मंदिर से थी। समय समय पर संचार की हल्की आवाज़ें आती थीं। मास्टर, बाहर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। वह ग्लेन का अधीनस्थ होने का दावा करता है। न्यूस मंदिर में आए और डूडियन को प्रणाम किया। डूडियन ने रुककर कहा, उसे अंदर बुलाओ। हाँ यंग मास्टर। न्यूस मुड़ा और चला गया। वह जल्दी से काले कपड़े पहने एक युवक को मंदिर में ले गया। मंदिर में प्रवेश करते समय युवक का सिर आधा झुका हुआ था। उसने सामने देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे बड़ी शख्सियत के नाराज होने का डर था। हालांकि उसकी परिधीय दृष्टि आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रही थी और वह बाहरी दीवार में सबसे पवित्र मंदिर को देख रहा था। डूडियन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने युवक की छोटी सी हरकत देखी। ग्लेन कहाँ है? युवक ने ऊपर देखा और डूडियन का चेहरा देखा। वह चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति यहाँ रहता था वह पोप नहीं बल्कि डूडियन था। एक हत्यारे के रूप में वह कुछ प्रसिद्ध हस्तियों पर ध्यान देगा। उन्होंने एक नज़र में डूडियन की पहचान ली। क्या ये वह प्रतिभाशाली गुरु नहीं था जो कुछ समय के लिए गायब हो गया था? वह मंदिर में क्यों बैठा था? वह हैरान था लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह फुसफुसाए, सर, मैं ग्लेन द्वारा बुलाए गए हत्यारों में से एक हूँ। मेरा नाम नूरिया है। मिशन के दौरान लॉर्ड ग्लेन दुर्घटनावश उजागर हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मर गया। न्यूज़ स्तब्ध रह गया और उसने अविश्वास से डूडियन को देखा। डूडियन का दिल डूब गया। मुझे बताओ क्या हुआ? नूरिया जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गई। हम एक स्थान पर जहर छोड़ने जा रहे हैं। एक बड़ा शॉट आया। ग्लेन की मौके पर ही मौत हो गई। डूडियन की आंखें उदास थीं। कौन सा स्थान? विक्टर शहर का छठा मिशन बिंदु। नूरिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। डूडियन ने एक पल के लिए सोचा और इस जगह को याद किया। ये विक्टर शहर की सेना के लिए एक कुआं था। यह अधिक खतरनाक स्थानों में से एक था। जब वह पहली बार ग्लेन से मिला था तो उसे याद करते हुए वह चुप था। उस समय वह एक प्राथमिक शिकारी था और उसने काले बुनकर को मारने में उसकी मदद की थी। तब से उनमें दोस्ती हो गई थी। मेलन कंसोर्टियम के पतन के बाद वह उसका अनुसरण करने को तैयार थी और उसने अन्य पुराने कंसोर्टिया को नहीं चुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। डूडियन के चुप होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। न्यूज़ ने डूडियन की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी। उसने नूरिया के बारे में सोचा और उसके दिल के गुस्से को अचानक बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तुमने ग्लेन को जहर क्यों दिया? क्या उसकी मदद करना तुम्हारा काम नहीं है? जमीन पर घुटने टेकते हुए नूरिया का चेहरा पीला पड़ गया था। मास्टर, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए।
ग्लेन ने कहा कि यह बहुत खतरनाक था। वह चिंतित थी कि हम गार्डों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। मुझे उम्मीद नहीं थी। वह कैसे मर गई? डूडियन की आंखें ठंडी थीं। क्या आपको उस व्यक्ति की शक्ल याद है जिसने उसे मारा था? नूरिया ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे याद है। मैंने उसका पदक देखा था। वह एक सैन्य अधिकारी था। वह उस स्थान पर घात लगाकर बैठा था जहां ग्लेन जमीन से बाहर निकला था। वह ग्लेन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने एक गुप्त हमला किया और ग्लेन का सिर काट दिया। डूडियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दृश्य लगभग उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने धीरे से सांस ली और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। क्या आपने मिशन पूरा कर लिया है? नूरिया ने तुरंत उत्तर दिया, सर, एक स्थान को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर काम पूरा हो चुका है। कौन सा स्थान? फ्लोरिडा शहर का चौथा मिशन बिंदु। मुझे पता है, आप पहले जा सकते हैं। नूरिया को यह देखकर राहत मिली कि डूडियन ने उसे पदावनत नहीं किया। वह सावधानी से उठा और चला गया। न्यूज़ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और डूडियन से कहा, मास्टर, ग्लेन की मौत को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। मिशन शुरू होने से पहले मैंने सोचा था कि वे बलिदान हो जाएंगे और खतरे का सामना करेंगे। डूडियन के शब्दों ने न्यूज़ को स्तब्ध कर दिया। उसने डूडियन की ओर देखा, लेकिन किशोरी खिड़की के बाहर अंधेरी रात के आसमान को देख रही थी। उसकी आवाज़ ठंडी हवा की तरह ठंडी थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जिसकी बलि दी जाएगी वह होगी। न्यूज़ चुप था। आखिरकार यह मिशन भीतरी दीवार में घुसपैठ करने का था जहां कई विशेषज्ञ थे। यह अपने आप में बहुत खतरनाक था। बलिदान होना स्वाभाविक था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच किसी अनजान व्यक्ति की बलि देना तो ठीक था, लेकिन बलि तो उसे ही देनी थी। उसे बुरा लगा। क्या ग्लेन का कोई रिश्तेदार है? डूडियन ने न्यूज़ की ओर देखा। न्यूज़ समझ गया कि उसका क्या मतलब है, हालांकि उसने एक अनाथ के रूप में जानकारी भरी थी। लेकिन जहां तक मुझे पता है उसकी एक छोटी बहन है। अध्याय 684, बदला लेने वाली तलवार, दूसरा अद्यतन। बहन? डूडियन ने सिर हिलाया। उसकी उम्र कितनी है? उसे इस साल 16 साल की हो जानी चाहिए। वह एक लॉ स्कूल में पढ़ रही है। मैंने सुना है कि उसके ग्रेड अच्छे हैं और वह हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष छात्रा रही है। न्यूज़ ने कहा, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। डूडियन ने उसकी ओर देखा। 1000 सोने के सिक्के ले लो और उससे मिलने जाओ। उसे ग्लेन के बारे में बताओ। उसे जानने का अधिकार है। न्यूज़ चौंका। मास्टर, क्या होगा अगर वह ग्लेन की मौत का कारण पूछेगी? तो फिर उसे सच बताओ। लेकिन न्यूज़ ने ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या होगा यदि वह इस बारे में नहीं सोचती है और सोचती है कि आपने उसे जो काम दिया था वह उसकी बहन की मृत्यु का कारण बना? यदि वह आपके प्रति द्वेष रखती है तो उसका ऐसा सोचना सही है। डूडियन ने कहा, वह अकेली नहीं है जो मेरे प्रति द्वेष रखती है। ड्रैगन कबीला, सेना और मर्द सभी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है, तो मुझे एक बच्चे से क्यों डरना चाहिए? न्यूज़ ने उसकी ओर देखा और अचानक उदास हो गया। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन पलटकर चला गया। ग्लेन? डूडियन ने चुपचाप अपना पेन नीचे रख दिया और आह भरी। मेसन और जैच के अलावा केवल ग्लेन, न्यूज़ और सगे थे। मेसन और जैच अभी भी हॉकाई में प्रशिक्षण ले रहे थे। डूडियन की मदद करने में उन्हें कुछ समय लगेगा। अब जब ग्लेन की मृत्यु हो गई थी तो एक व्यक्ति कम हो गया था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। उसे अचानक महसूस हुआ कि मेसन और जैच को शामिल करना एक गलती थी। हालांकि उनके लिए शांति से रहना सामान्य बात थी, वे अपने जीवन के अंत तक जीवित रह सकते थे। लेकिन अगर उन्हें डूडियन का अनुसरण करना पड़ा तो उन्हें अनिवार्य रूप से खतरे का सामना करना पड़ेगा। वहाँ कई गुप्त मिशन थे और वे केवल अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को ही भेज सकते थे। भरोसा शब्द में भी एक प्रकार की भावना समाहित थी। उन्होंने चुपचाप सोचा कि प्राचीन काल से सत्ता में रहने वाले सभी लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए उन लोगों को भेजना जिन पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा था। यह एक सिद्धांत की तरह था। क्या ऐसा हो सकता है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भावनाएं केवल लोगों के दिलों को जीतने का एक साधन है? उसने ये सोचा और थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। हालांकि उसने पत्थर का दिल हासिल कर लिया था। अगर कोई उसके साथ विश्वासघात करता तो वह निर्दयी होता, लेकिन जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया और कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, वे उसके आदेश के तहत मर गए। ये पहली बार था जब उसे ऐसी अनुभूति हुई थी, और जब उसने इसका अनुभव किया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें थीं जो उसने सोचा, देखा और अनुभव किया जो उसने जो महसूस किया उससे पूरी तरह से अलग थीं। इससे उपजे विचार भी बिल्कुल अलग थे। उसने अपने बगल में आयशा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसकी ठंडी आंखों में गर्माहट का संकेत दिखाई दिया। लेकिन जल्द ही उसे अचानक एक सवाल सूझा। क्या ऐसा कोई दिन होगा जब उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हुआ हो जिससे निपटने के लिए उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे बाहर भेजना पड़ा हो? ये सोचते ही उसे अचानक भय की ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों की सौम्यता एक पल में गायब हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। एक क्षण के बाद वह धीरे से उठ बैठा। उसकी आंखों का भ्रम गायब हो गया।
वह उन चीज़ों को नहीं बदल सकता था जिनका सामना उसे एक शासक के रूप में करना पड़ता था, लेकिन वह जानता था कि केवल एक चीज़ जो वह कर सकता था वह थी मजबूत बनना। इतना ताकतवर कि उसका कोई दुश्मन नहीं था। इससे निपटने के लिए उसे अपने आसपास के लोगों का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं थी। समय उड़ गया। शाम 9 बजे न्यूज़ मंदिर लौट आया। डूडियन ने उसे देखा। ये कैसा है? न्यूज़ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैं वहाँ गया था और उसकी बहन से मिला था, लेकिन उसकी बहन आपसे मिलने आने पर जोर दे रही थी। डूडियन चौंका। उसे लाओ। मैं उसे लाया हूँ। न्यूज़ ने कहा, क्या मुझे उसे अंदर आमंत्रित करना चाहिए? डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने मंदिर के बाहर एक ताप स्रोत खड़ा देखा, उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जल्द ही न्यूज़ द्वारा एक लड़की को लाया गया। डूडियन ने लड़की को देखा और पाया कि वह ग्लेन जैसी दिखती थी। हालांकि उसके गालों की रेखाएं अधिक सुंदर, कोमल और सौम्य स्वभाव से भरी हुई थीं। डूडियन ने उसकी आंखों में आंसू देखे। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाया। लड़की ने डूडियन की ओर देखा जो सीढ़ियों के पीछे डेस्क के सामने बैठा था। उसने अपना सिर हिलाया। ये तुम नहीं थे जिसने मेरी बहन को मार डाला? डूडियन ने उसकी ओर देखा। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहती हूँ। लड़की ने डूडियन की ओर देखा। उसके चेहरे की सौम्यता शीघ्र ही लुप्त हो गई। वह ठंडी और दृढ़ लग रही थी। पलक झपकते ही उसका स्वभाव बदल गया। मुझे आशा है कि आप मेरी बहन की खातिर मेरी मदद कर सकते हैं। डूडियन उसके स्वभाव में परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने भौहें चढ़ाईं। मैं बदला लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बहन का बदला लूंगा। नहीं, मैं खुद बदला लूंगी। लड़की ने दृढ़ता से कहा। नहीं, डूडियन ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। तुम्हारी बहन मेरी वजह से मर गई है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खींच सकता। तुम्हें वापस जाना चाहिए और अपनी किताब पढ़नी चाहिए। भविष्य में तुम्हारा जीवन बहुत समृद्ध होगा। जब मेरा मामला सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा जीवन जीने दूंगा। नहीं, लड़की की आंखें दृढ़ थीं, शब्द दर शब्द। भले ही आप मेरी मदद नहीं करते हैं, मैं एक रास्ता खोज लूंगा। चाहे कितना भी समय लगे या कितना भी समय लगे, मैं एक रास्ता खोज लूंगा। हालांकि मैं एक सीमित तरीके के बारे में सोच सकता हूं। मैं निश्चित रूप से हिसाब बराबर करने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। यदि मैं बहुत कमज़ोर हूं और उसके द्वारा मार दिया गया हूं, तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। डूडियन मदद नहीं कर सका, लेकिन लड़की को थोड़ा और देखने लगा। वह स्पष्ट रूप से उस पर उसकी मदद करने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन वह बहुत व्यवहार कुशल थी और उसने उसके लिए मना करना मुश्किल कर दिया था। ऐसी खबरें सुनकर ज़्यादातर लोग टूट जाते थे या उनके दिमाग में नफरत भर जाती थी, लेकिन वह अभी भी सोच रही थी कि उसकी मदद कैसे की जाए। उसके लिए बदला लेना शुरू हो चुका था। उसे उसकी मदद करने देना बदला लेने का पहला कदम था। डूडियन ने ये सोचते ही भौहें चढ़ा दीं। उसने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगी तो बदला लेने पर भी तुम मर सकती हो? मैं नहीं डरती, लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा। डूडियन चुप था। आपकी बहन चाहती है कि आप कानून की पढ़ाई करें ताकि आप भविष्य में एक अच्छा जीवन जी सकें। वह एक शिकारी है और उसने बहुत अधिक खून का दाग लगाया है। वह नहीं चाहती कि आप इसमें शामिल हों। क्या आप अपनी बहन की इच्छाओं के खिलाफ जाना चाहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ? लड़की ने सीधे डूडियन की ओर देखा। मैंने अपनी बहन के पैसे और तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वे खर्च कर दिए। मैं खाना, कपड़े खरीदती हूँ। हर बार जब मैं खाना खाऊंगी, हर बार जब मैं अपने कपड़े देखूंगी, मैं अपनी बहन के बारे में सोचूंगी। मैं उस जीवन के बारे में सोचूंगी जो उसने मुझे अपने जीवन के बदले में दिया था। मैं इसे इतने आराम से कैसे आनंद ले सकती हूँ? डूडियन ने उसकी थोड़ी गीली आंखों की ओर देखा। उसका दिल दुख गया और वह एक पल के लिए अवाक रह गया। लड़की डूडियन के विचारों को समझने लगी। वयस्क, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी महसूस करते हो। तुम्हें चिंता है कि तुम मुझे फिर से नुकसान पहुंचाओगे। कृपया निश्चिंत रहें। अगर मैं मर गई तो मुझे कुशल नहीं होने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। यह आपकी गलती नहीं है। वयस्कों, इसे दिल पर मत लो। कृपया मुझे अपने हाथ में एक तेज तलवार के रूप में समझें। कृपया मुझे पॉलिश करें ताकि मैं लोगों को मार सकूं। बदला, अगर एक दिन ये तलवार टूट गई और कड़ाई, आप इसे फेंक सकते हैं और एक बेहतर तलवार ढूंढ सकते हैं। उसकी ओर देखते ही डूडियन का दिल दहल गया। उसने एक जोड़ी चमकदार लेकिन ठंडी आंखें देखीं। उसने धीरे से अपना मुंह खोलने से पहले बहुत देर तक सोचा। मुझे पता है, चूंकि आप जोर दे रहे हैं, मैं सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करूंगा और आपको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे शिक्षक से पूछूंगा। मैं आपको कभी भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको दुनिया की सबसे तेज तलवार बनाऊंगा। मैं दुनिया की सभी कुरूपता और हीनता को काट दूंगा। लड़की की आंखें चमक उठीं। वह घुटनों के बल झुक गई और बोली, धन्यवाद मेरे भगवान। डूडियन को नहीं पता था कि उसका निर्णय सही था या गलत, लेकिन बात यहां तक आ चुकी थी।
वह आगे विचार नहीं करना चाहता था। झिझकना उनकी शैली नहीं थी। उन्होंने कहा, उठो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अरोरा है। अध्याय 685। पिंजरे में बंद जानवर पहली घड़ी। अरोरा। डुडियन ने चुपचाप पढ़ा और न्यूज़ से कहा, किसी को उसके लिए साइड हॉल में आराम करने की व्यवस्था करने के लिए बुलाओ। हाँ मास्टर। न्यूज़ ने सिर हिलाया। डुडियन ने न्यूज़ से कहा, उसे प्रशिक्षित करने के लिए शीर्ष 3 हत्यारों को बुलाओ। न्यूज़ एक पल के लिए झिझके। मास्टर, वह ग्लेन की एकमात्र रिश्तेदार है। वह है जो सबसे अधिक रक्षा करना चाहती है। क्या आप चिंतित हैं कि वह ग्लेन के नक्शे कदम पर चलेगी? डुडियन ने नेस के विचारों को समझा। बदला कोई साधारण शब्द नहीं है। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। अगर वह अपनी बहन से आगे निकलना चाहती है तो उसे बहुत कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। लोग किससे सबसे ज़्यादा डरते हैं? ये कठिनाई सहना है। इस दुनिया में 99% लोग आलसी हैं। हर किसी के लिए आलसी होना अपरिहार्य है। यदि यह कठोर प्रशिक्षण के तहत क्रोध का एक क्षण है तो समय के साथ यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि वह डरती है तो हमारे पास उसे छोड़ने और अपने मूल जीवन में लौटने का एक कारण है। नॉइस ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह छोटी लड़की एक सामान्य बच्चे की तरह है। मुझे नहीं लगता कि वह बस ऐसा कह रही है। अगर वह कायम रहती है तब हमारे पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। डुडियन ने आगे कहा, अगर हम उसे अभी भी रोकते हैं तो वह अपने गुस्से में कुछ अप्रत्याशित और बेवकूफ़ी करेगी। उसे आशा देना बेहतर है। अगर वह दृढ़ रह सकती है तो हम उसके दृढ़ संकल्प को नहीं हिला पाएंगे। न्यूज़ समझ गया कि डुडियन चाहता था कि वह पीछे हट जाए। बदला लेने के लिए उसे एक सामान्य व्यक्ति से एक शीर्ष हत्यारे तक जाना पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। प्यार सहित गुस्सा और नफरत समय के साथ खत्म हो जाएगी। यह शायद समय का सबसे भयानक हिस्सा था। उसने मन ही मन आह भरी। न्यूज़ के चले जाने के बाद डुडियन ने रेवन को रिचडेल को एक पत्र भेजने के लिए लिखा। अब सब कुछ तैयार था। भीतरी दीवार में अव्यवस्था थी और झुग्गियां हटाई जाने वाली थीं। अब समय आ गया है कि बर्बर लोगों को दीवार में चुनवा दिया जाए। युद्ध के दौरान बर्बर लोग उसकी शक्ति बन जाएंगे। उन्होंने इस मामले को रिशेल्यू पर छोड़ने की योजना बनाई। उसे बारबेरियन पर्वत से लौटे हुए काफ़ी समय हो गया था। उसे नहीं पता था कि इयान नाम का युवक बर्बरीक का दमन कर उसके सिंहासन पर बैठ पाएगा या नहीं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह शांत नहीं बैठ पाता। वह उनका ठोस समर्थन था। सेना की सहायता से वह तुरंत राजा के रूप में एक नई कठपुतली का समर्थन कर सकता था। ये रात कुछ लंबी है। उसने दूर राहों की दीवार की ओर देखा और चुप हो गया। नॉइस के लौटने के बाद उसने नॉइस से नूरिया को बुलाने के लिए कहा, जो पहले ही चली गई थी, और उसे आंतरिक दीवार की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए लोगों को लाने के लिए कहा। यदि सभी लक्ष्य बिंदुओं को जहर दे दिया गया होता तो आंतरिक दीवार शायद अब तक अराजकता में होती। किले के बाहर जंगली पहाड़ पर पहाड़ियाँ ऊंची और अंधेरी थीं। बर्बर लोग गुफाओं में रहना पसंद करते थे। वे जंगली जानवरों के हमलों से बच सकते थे, लेकिन वे ठंड से भी बच सकते थे। पहाड़ की चोटी पर केवल कुछ शेड तेल के लैंप की धीमी रोशनी दे रहे थे। डायनार मुखिया के तंबू में बैठकर शराब पी रहा था। उसकी आंखें उदास थीं। वह इन दिनों मुश्किल से सो पाते थे। उनकी जगह लेने के लिए अपने पिता की हत्या करने के बाद पहली रात उन पर एक हत्यारे ने हमला किया। सौभाग्य से वह सतर्क था और घायल नहीं हुआ। इस हत्यारे को उसके एक चाचा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए भेजा था। हालांकि उसने अपने पिता की मृत्यु का कारण छुपाया, लेकिन वह इसे सभी से छिपा नहीं सका। इस समय उसके डेरे के बाहर 7 या 8 टीमें गश्त कर रही थीं। उसे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आई। उसे अचानक महसूस हुआ कि यह स्थिति उतनी आरामदायक नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे बहुत सारी सुइयां हों। अगर वह अपने शरीर को थोड़ा भी ढीला कर देता तो ये सुइयां उसे चुभ जातीं। कबीले के नेता, दीवार के अंदर के उस बच्चे ने कहा कि वह हमें दीवार के अंदर जाने देगा। क्या आपको लगता है कि ये दीवार के अंदर के लोगों की साजिश है? जानवरों के कपड़े पहने और जानवरों के दांतों से ढकी एक महिला ने तंबू के अंदर से कहा। उसका चेहरा देवताओं की पूजा के पैटर्न से रंगा हुआ था। उसकी त्वचा काली थी और बहादुरी और वीरता की भावना से भरी हुई थी। इनारल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने शब्द दर शब्द कहा, इस मामले के बारे में चिंता मत करो। जब दिन आएगा तो मैं पहले स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपने लोगों का एक हिस्सा अपने साथ दीवार में भेजूंगा। यदि यह सच है तो आप अपने बाकी कुलों को ले जाएंगे और तुरंत इस जगह को छोड़ देंगे। आप यहाँ छिपेंगे और ताकत जमा करेंगे। भविष्य में जब समय आएगा तो आप दीवार के अंदर लड़ेंगे और हमसे बदला लेंगे। प्रमुख, क्या आप व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? एक और मजबूत आदमी जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी का बड़ा निशान था, उसने भौहें चढ़ा लीं और कहा, विभिन्न जनजातियों ने पहले ही समर्पण कर दिया है। हमारी वर्तमान ताकत के साथ हमें दीवार के अंदर उस बववा की बात क्यों सुननी चाहिए? भले ही हम उसे दीवार के अंदर नहीं मार सकते, फिर भी क्या वह हम सभी को मार सकता है?
ये सीमा के बाहर हमारी दुनिया है, उसे कोशिश करने दो। इन्नार्ड ने उसकी ओर देखा। बकवास मत करो, वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी ताकत आपकी कल्पना से कहीं परे है। तुमू का एक योद्धा भी उसके एक मुक्के को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है। इतना मजबूत, वह हट्टा कट्टा आदमी चौंक गया। इन्नार्ड ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं होती तो मैं उसकी कठपुतली बनने के लिए कैसे तैयार होता। तंबू में मौजूद लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। रात गहराती जा रही थी। डूडियन और न्यूज़ ने सौर ऊर्जा स्टेशन बनाने के लिए डाक चर्च के कीमियागरों के आने की व्यवस्था की। चौक के बाहर से कदमों की आहट आ रही थी। डूडियन ने ऊपर देखा और जान लिया कि ग्वेनेथ वापस आ गई है। वह रुका और ग्वेनेथ के प्रवेश का इंतजार करने लगा। युवा मास्टर, मैं वापस आ गई हूँ। मंदिर में प्रवेश करते समय ग्वेनेथ ने डूडियन से सम्मानपूर्वक कहा। डूडियन ने देखा कि उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे तो वह भौंचक्का रह गया। क्या किसी ने तुम पर हमला किया? ग्वेनेथ ने अपना सिर हिलाया। मास्टर, मैंने वह कार्य पूरा कर लिया है जो आपने मुझसे करने को कहा था। मुझे वह टंगस्टन पिंजरा मिल गया जिसका आपने उल्लेख किया था। अंदर 2 राक्षस हैं, एक बड़ा और एक छोटा। वे अंदर फंसे हुए हैं और मरने के कगार पर हैं। डूडियन को राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि दोनों बिच्छू पिंजरे में फंस गए थे और निकल नहीं रहे थे। वह प्रसन्न और आश्चर्यचकित था कि विभाजक पिंजरे से बाहर नहीं निकला। तार्किक रूप से कहें तो विकास की इतनी लंबी अवधि के बाद इसे परिपक्व अवस्था में प्रवेश करना चाहिए था। इसके लिए टंगस्टन पिंजरे से बाहर निकलना आसान होगा। मैं करीब से देखना चाहता था, लेकिन एक राक्षस अचानक पिंजरे से बाहर कूद गया। वह एक हाथी की तरह था। उसका शरीर नर्म और गीले अंगों से ढका हुआ था। वह मुझे मारना चाहता था। सौभाग्य से गुरु ने मुझे भगवान का मज्जा दिया ताकि मैं पिंजरे से बाहर निकल सकूं। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की और वापस भाग गया। ग्वेनेथ ने कहा। डूडियन ने पूछा, क्या आप उस राक्षस को पहचानते हैं जिसने आप पर हमला किया? ग्वेनेथ ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं आंतरिक दीवार में राक्षसों के एटलस में इसके बारे में जानकारी पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण दुर्लभ राक्षस नहीं है। शायद ये कोई दुर्लभ राक्षस भी न हो। डूडियन ने बड़बड़ाते हुए नैस की ओर देखा। तुम यहीं रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। बाकी छोटे मोटे मामले बाटन सुलझा लेंगे। ग्वेनेथ, मेरे साथ आओ। अध्याय 686। नई प्रजातियां, दूसरी घड़ी। डूडियन आयशा और ग्वेनेथ को पहाड़ से नीचे ले गया। वे किले पर चढ़ गए और विशाल दीवार के पार जाने लगे। ग्वेनेथ पूरी गति से दौड़ रही थी, लेकिन उसने पाया कि वह डूडियन की गति के साथ मुश्किल से ही टिक सकी। वह हैरान थी क्योंकि वह अब एक सीमा थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। वाह वाह वाह! वे तीनों विशाल दीवार के पार आए। मार्ग की रखवाली करने वाले प्रकाश के कोई शूरवीर नहीं थे। डूडियन ने बाटन से मार्ग की रखवाली कर रहे लोगों को हटाने के लिए कहा ताकि ग्वेनेथ अंदर और बाहर आ जा सके। लेकिन अगर राक्षस विशाल दीवार में घुस रहे होते तो इसका पता लगाना मुश्किल होता। डूडियन ने जमीन पर रखी लोहे की प्लेट खोली और विशाल दीवार के परिचित रास्ते में प्रवेश किया। मार्ग के दोनों ओर खुदी हुई देवी के चेहरे पर मुस्कान थी। टिमटिमाती रोशनी में वह कुछ रहस्यमयी लग रही थी। डूडियन ने ग्वेनेथ को मार्ग से बाहर जाने दिया। आधे घंटे के बाद वे तीनों एक हरे भरे मैदान में आए। गंदी घास में ढही हुई इमारतें थीं। हालांकि वे दृढ़ घास और शाखाओं से छेद गए थे। वे जमीन पर गिरे हुए दैत्य के समान लग रहे थे। उनके शरीर कीड़ों से भरे हुए थे। डूडियन ने अपने हाथ से खंजर पोंछ लिया। वह शिकार करने निकले राक्षसों के खून से लथपथ था। उसने खंजर हटा दिया और घास में छिप गया। वह चुपचाप सामने आ गया। उनकी दृष्टि ने ताप स्रोतों के 3 समूहों को पकड़ा था। उनमें से 2 एक साथ थे और थोड़ा टेढ़े मेढ़े थे। ऊष्मा स्रोतों का दूसरा समूह बहुत बड़ा था। ये लगभग 13-14 मीटर व्यास वाली एक विशाल गेंद की तरह थी। हालांकि ऊष्मा स्रोत की प्रतिक्रिया कमजोर थी। यह एक मंद सूर्यास्त जैसा था। ताप स्रोत का घनत्व एक मध्यवर्ती शिकारी के समान था। ग्वेनेथ ने सामने की ओर इशारा किया। डूडियन ने आंखें मूंद लीं। हालांकि अंधेरा था, फिर भी वह घास में एक विशाल पिंजरा देख सकता था। पिंजरे में 2 राक्षस लेटे हुए थे। एक बड़ा था और दूसरा छोटा था। वे 2 विच्छेदक थे जिन्हें उसने पिंजरे में कैद कर लिया था। आधा साल बीत चुका था, लेकिन दोनों छोटे बच्चों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। सामान्य वृद्धि के अनुसार उनका आकार पिंजरे के 3 गुना से अधिक होना चाहिए, लेकिन उन्हें पिंजरे में निचोड़ा गया था। टंगस्टन स्टील का पिंजरा एक काले जाल की तरह था जो उन्हें बांधे हुए था। छेद से उनका मांस निचोड़ा हुआ था, जिससे उनके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। ये देखकर डूडियन को अचानक समझ आया कि वे पिंजरे से बाहर क्यों नहीं निकले। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अपने शरीर को मोड़ना मुश्किल था। पिंजरे पर हमला करना तो दूर की बात है, इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया था कि उनके लिए इस स्तर तक बढ़ना पहले से ही बहुत मुश्किल था। पिंजरे की बेड़ियों के साथ भोजन की कमी के कारण उनका विकास असामान्य हो गया था। डूडियन को अचानक क्रूरता का एहसास हुआ।
लेकिन वह जानता था कि पिंजरे में क्रूर दृश्य के प्रति सहानुभूति रखना उसकी प्रवृत्ति थी। फुफकार। इस समय पिंजरे में बंद 2 छोटे बच्चों ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। यह एक धमकी या अपील की तरह लग रहा था। उनके शरीर लड़खड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिंजरे के बाहर का मांस और खून निचोड़ा हुआ था, उनके शरीर का कठोर बाहरी आवरण खराब हो गया था और नाजुक हो गया था। इसी समय डूडियन ने पिंजरे के बाहर से एक विशाल काली छाया को धीरे धीरे आते देखा। यह एक विशाल काली गेंद की तरह थी। ये काले अंगों की लड़ियां उत्सर्जित कर रहा था। यदि यह अपने विशाल आकार के लिए नहीं होता तो यह बालों से भरे सिर जैसा दिखता, बालों की अनगिनत लंटें हवा में तैर रही होती। हालांकि ये बाल अतुलनीय रूप से घने थे। वे कटोरे जितने बड़े थे। जब वे पिंजरे में 2 छोटे छोटे विच्छेदकों की ओर मुड़ते और खींचते थे तो वे एक दुष्ट और भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। 2 छोटे बच्चे चिल्लाए और हिंसक संघर्ष किया। हालांकि काले अंग अभी भी उनसे संपर्क कर रहे थे। कुछ काले अंग अचानक पिंजरे में घुस गए और छेद में मांस और रक्त के माध्यम से चले गए। दोनों बंटवारे दर्द से चिल्लाए। डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने इस विशालकाय काली गेंद वाले राक्षस को कभी नहीं देखा था। उसने इसे भीतरी दीवार के राक्षस एटलस में भी कभी नहीं देखा था। इतनी अजीब आकृति वाला कोई राक्षस नहीं था। क्या यह एक नई उत्परिवर्तित प्रजाति है? डूडियन का दिल द्रवित हो गया। नवीनतम उत्परिवर्तित राक्षसों की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए मॉन्स्टर एटलस को हमेशा अद्यतन किया जाता था। जाहिर है, इस राक्षस की जानकारी मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। जैसे जैसे वह सोच रहा था, दोनों विभाजकों का संघर्ष और अधिक तीव्र होता गया। पिंजरा हिल गया और जमीन पर पलट गया। कुछ काले अंगों को पिंजरे के नीचे दबाया गया और तुरंत वापस ले लिया गया। बाकी काले अंग झुंड में आ गए और पिंजरे के बाहर छेद करके पूरे पिंजरे को लपेट लिया। अगर एगोराफोबिया से पीड़ित लोग ये दृश्य देखते तो वे बुरी तरह डर जाते। डूडियन ने अब और इंतजार नहीं किया। वह हमला करने के लिए तैयार था। यदि वह हमला करना जारी रखता तो दोनों युवा स्प्लिटर्स के परजीवी आत्मा कीड़े खत्म हो जाते। जैसे ही वह उठने ही वाला था, काले अंग अचानक पीछे हट गए और पिंजरा जमीन पर रख दिया। डूडियन चौंका। ताप स्रोत से 2 युवा स्प्लिटर्स की मृत्यु नहीं हुई। यह अचानक क्यों बंद हो जाएगा? इसी समय विशाल काली गेंद धीरे धीरे दूर की ओर लुढ़क गई। ऐसा लग रहा था कि इसने 2 विभाजकों को मारना छोड़ दिया है। डूडियन और भी अधिक हैरान था। अचानक उसने देखा कि दोनों बंटवारे मरने की कगार पर लग रहे थे। उनकी आत्मा कमजोर थी और उनके शरीर छोटे हो गए प्रतीत होते थे। पिंजरे के बाहर का मांस और खून काफी पतला हो गया था। सबसे खास बात यह थी कि उभरे हुए हिस्सों पर कोई घाव नहीं था। खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। डूडियन एक पल के लिए चौंक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि नई उत्परिवर्तित प्रजाति किसी प्रकार का खून चूसने वाला राक्षस होना चाहिए। जो अन पहले स्प्लिटी के शरीर में घुसे थे उनमें जोंक का प्रभाव था। यह मेजबान का खून खा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने उन्हें नहीं मारा। जाहिरा तौर पर इसने उन्हें अपने खून की थैली के रूप में माना था। डूडियन अब और नहीं रुका क्योंकि उसने देखा कि वह जाने वाला था। उसने ग्वेनेथ से कहा, तुम यहीं रुको। उसने घंटी हिलाई और तेजी से आयशा के साथ उसका पीछा किया। विशाल काली गेंद ने देखा कि डूडियन और आयशा उसका पीछा कर रहे थे। उसका शरीर धीरे धीरे बंद हो गया और उसके शरीर से बड़ी संख्या में काले अंग निकलने लगे। उसने तेजी से डूडियन और आयशा की ओर गोली चलाई जैसे कि वे शिकार हों। डूडियन ने आयशा पर हमला करने के लिए फुंकारते हुए घंटी हिलाई। गर्जन। आयशा ने गुर्राकर अपनी गति बढ़ा दी। वह अचानक काले राक्षस पर कूद पड़ी और उसके काले अंगों को काटने लगी। ब्लैक मॉन्स्टर का शरीर तुरंत अंदर गिर गया। आसपास के काले अंगों ने झुंड बनाकर आयशा के शरीर को बंद कर दिया जैसे कि वे उसे गले लगा रहे हों। डूडियन ने गर्मी की प्रतिक्रिया के माध्यम से देखा कि ब्लैक मॉन्स्टर के शरीर से एक मानव आकृति गायब थी। आयशा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ही उसे अपने शरीर में भेजने की पहल की हो। ये किस प्रकार की संरचना थी? यह उसे पचाना चाहता था। डूडियन ने गुर्राया और खंजर निकाल लिया। उसने जादुई निशानों की शक्ति को सक्रिय किया और उसके शरीर से सफ़ेद हड्डियां निकल आईं। यह एक कंकाल की तरह लग रहा था। वह दहाड़ा और काले अंगों में से एक को पकड़ लिया। उसने उसके शरीर पर झपट्टा मारा और बेरहमी से उस पर खंजर से वार किया। जैसे ही उसने छुरा मारा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी विशाल जेली में छुरा घोंप दिया हो। इस चीज का शरीर बहुत लचीला था। अध्याय 687। नरक की शुरुआत 1 में 2। जी। बिना किसी प्रतिरोध के खंजर तुरंत काले राक्षस के शरीर में घुस गया। उसी समय डूडियन को अपनी छाती से चिपचिपा चूषण बल महसूस हुआ। यह उसे काले राक्षस के शरीर में खींच रहा था। क्या तुम मुझे निगलना चाहते हो? डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत काले राक्षस के शरीर की सतह पर थप्पड़ मारा। साथ ही उन्होंने अपनी पीठ पर टूटे हुए पंखों को चालू कर दिया। उसने उन्हें फड़फड़ाया और इंच इंच शरीर को बाहर निकाला। हालांकि काले राक्षस को उसके इरादे के बारे में पता लग रहा था।
इसके शरीर से अचानक बड़ी मात्रा में चिपचिपा और चिकना तरल स्रावित हुआ। इसके शरीर से चूषण बल और भी अधिक मजबूत था। यह एक हिलते हुए दलदल जैसा था। डूडियन की हथेली काले राक्षस के शरीर की सतह पर फंस गई और धीरे धीरे उसमें धंस गई। उसका चेहरा बदल गया। वह अपना हाथ बाहर खींचना चाहता था, लेकिन उसकी हथेली को उसके शरीर से एक अदृश्य सक्शन बल ने मजबूती से पकड़ रखा था। केवल टूटे हुए पंखों से खींचने वाले बल पर निर्भर रहकर उसे बाहर निकालना मुश्किल था। अगर वह अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करता तो इसके बजाय एक रिवर्स थ्रस्ट बल पैदा होता, जिससे उसका शरीर तेजी से डूबने लगता। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसने बगल की ओर देखा और आयशा का शरीर राक्षस के शरीर में गहराई तक डूबता हुआ देखा। वह हिंसक तरीके से संघर्ष कर रही थी, अपने शरीर में दाएं बाएं संघर्ष कर रही थी, हालांकि इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बजाय उसने अपने शरीर को तेजी से डूबने दिया और धीरे धीरे राक्षस के शरीर के केंद्र के पास पहुंचा। डूडियन का दिल कड़ा हो गया। उसे थोड़ा खतरा महसूस हुआ। राक्षस की गर्मी प्रतिक्रिया औसत थी, लेकिन उसके शरीर की संरचना बेहद खास थी। उसे लगा कि उसके पास अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए कहीं नहीं है। यहाँ तक कि आयशा, जो उससे कहीं अधिक ताकतवर थी, भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल अपनी सारी शक्ति छोड़ देने से ही उसे इस आपदा से बचने का मौका मिल सकता है? डूडियन का दिल हत्या के इरादे से भर गया था। उसे यह आशा नहीं थी कि विशाल दीवार के पास ऐसे स्थान पर ऐसे कष्टकारी राक्षस का सामना होगा। यदि यह आवश्यक नहीं था तो वह आयशा को अपनी सारी ताकत छोड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा वह बार बार अपनी ताकत छोड़ती थी। गहरी सजगता प्रशिक्षण के अभाव में उसके लिए नियंत्रण खोना आसान था। जब वह झिझक रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि राक्षस के शरीर की हथेली फिसलन भरी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी मुट्ठियां कैसे भींची और खरोंची, ये बेकार था। राक्षस के शरीर के ऊतक सामान्य प्राणियों के मांस की तरह नहीं थे, वह नर्म मिट्टी की तरह थे। वह ग्वेनेथ की ओर मुड़ा जो अंधेरी घास पर बैठा था और चिल्लाया, आओ आग का प्रयोग करें। ग्वेनेथ को उम्मीद नहीं थी कि डूडियन उससे मदद मांगेगा। वह आश्चर्यचकित रह गई और घास से बाहर निकल गई। उसने माचिस निकाली और जला दी। उसने मिट्टी के तेल की मशाल निकाली और काले राक्षस से 50 मीटर दूर भागकर बोली, मुझे क्या करना चाहिए? वह चिल्लाए, मशाल मेरी ओर फेंको। डूडियन चिल्लाया। ग्वेनेथ ने काले अंगों वाले राक्षस को देखा। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी बाहर निकल गई। काली गेंद वाले राक्षस को ग्वेनेथ का दृष्टिकोण महसूस हुआ। जैसे ही वह रेंगते हुए आगे बढ़ा, उसका शरीर अचानक कांपने लगा। इसकी प्रतिक्रिया देखकर डूडियन खुश हुए। वह जानता था कि एक मौका है। ग्वेनेथ तेजी से पास आया और डूडियन पर मशाल फेंकी। वाह! काली गेंद राक्षस के काले शरीर ने अचानक मशाल घुमा दी। मशाल बुझते ही चिंगारियां उड़ गईं। उसका काला शरीर ऐसे सिकुड़ गया मानो जल गया हो। बुझी हुई मशाल देखकर डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि वह ग्वेनेथ पर चिल्लाया, मुझे मैच दे दो। ग्वेनेथ को पता था कि राक्षस आग से डरता था। उसने गंदे काले अंगों को देखा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने डूडियन की ओर कूदने का साहस जुटाया। काली गेंद वाले राक्षस ने अपने अंगों को लहराया और पिछली मशाल के काले अंगों पर प्रहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झुलसा हुआ बच्चा हो जो अपनी उंगलियां पकड़कर फूंक मार रहा हो। ग्वेनेथ को इसकी परवाह नहीं थी। ग्वेनेथ ने सटीक छलांग लगाई और डूडियन के पैरों के नीचे आ गई। उसने तुरंत माचिस डूडियन की ओर फेंक दी। डूडियन ने तुरंत माचिस पकड़ ली। उसकी उंगलियों ने चतुराई से बक्सा खोला और माचिस निकाल ली। उसने माचिस की डिब्बी को 2 उंगलियों से दबाया। दोनों अंगुलियों ने माचिस को रगड़ा। मैच का तापमान महसूस करते ही काली गेंद का राक्षस हैरान रह गया। उसके सभी काले अंग डूडियन पर हमला कर रहे थे। डूडियन ने इसे मौका नहीं दिया। उसने अपनी उंगली जलाओ लकड़ी की लौ पर रख दी। लौ ने तुरंत उसकी उंगली को जला दिया। हाथ राक्षस के शरीर में समा गया था और गीले तरल से सना हुआ था। इस समय उसमें आग लगी हुई थी। आग की लपटों से पूरी हथेली जल गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने लौ हथेली का अभ्यास कर लिया हो। डूडियन को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसका चेहरा नहीं बदला। उसने उस समय का फायदा उठाया जब हथेली काले राक्षस के शरीर से चिपकने के लिए जल रही थी। उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी और उसके शरीर में चुभ गईं। वाह! जैसे ही उसकी उंगलियां राक्षस के शरीर में घुसी, अचानक एक भयंकर लौ फूट पड़ी और डूडियन की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और काले राक्षस का शरीर अचानक फट गया। गर्म हवा की लहर और विस्फोट के प्रभाव से डूडियन उड़ गया। दुनिया तेजी से घूम रही थी और जलन उसके पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आग के समुद्र में था। उनके चेहरे और सीने से तेज दर्द हो रहा था। उसे लगा कि उसका शरीर जमीन पर टकरा गया है और वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया था। हालांकि उन्हें दर्द की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि काले राक्षस का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह जमीन पर बिखर गया और पास के खरपतवार को आग के ढेर में जला दिया। उसके शांत चेहरे पर एक दुर्लभ घबराहट थी।
उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा और जल्द ही एक आकृति को घास से ऊपर चढ़ते हुए देखा। यह आयशा थी। वह भागा और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका शरीर भी जल रहा है। आयशा ने डूडियन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह दहाड़कर उस पर झपटी। डूडियन चौंक गया और उसने जल्दी से घंटी हिला दी। आयशा का शरीर रुक गया। अगले ही पल डूडियन ने उसे नीचे फेंक दिया और जमीन पर लुढ़क गया। वह उसे ले गया और रेत में खोद दिया। जल्द ही उसके और आयशा के शरीर पर लगी आग की लपटें रेत में दब गईं और धीरे धीरे बुझ गईं। डीन उठ खड़ा हुआ और देखा कि आयशा रेत में निश्चल पड़ी है। उसने धीरे धीरे उसकी मदद की और देखा कि उसके कपड़े काले और फटे हुए थे। उसकी पीली त्वचा पर कई जले हुए निशान थे। उसका दिल दुख गया और उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आयशा अचंभित होकर खड़ी हो गई और उसने उसे गले लगाने दिया। एक पल के बाद डीन का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। उसके शरीर में जलन के दर्द से उसका मुंह थोड़ा सा उदास हो गया। उसने खुद को नीचे देखा और पाया कि उसकी हालत भी बहुत खराब थी। उसकी छाती जलकर काली पड़ गई थी और उसके कपड़े जल गए थे। उसकी छाती की त्वचा पर अलग अलग डिग्री की गंभीर जलन थी। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। इस समय उसे अचानक ग्वेनेथ का ख्याल आया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और घास पर एक कमजोर ताप स्रोत पड़ा हुआ देखा। वह दौड़कर गया और देखा कि ग्वेनेथ एक जलते हुए आदमी की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसने तुरंत उसके शरीर को रेत से ढक दिया और आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद उसने देखा कि ग्वेनेथ का शरीर लगभग जल चुका था। वह मरने की कगार पर थी और पहले ही बेहोश हो चुकी थी। डूडियन ने देखा कि उसका दिल अभी भी कमजोर तरीके से धड़क रहा था। उसे राहत मिली और उसने उसके शरीर को घुमा दिया। उसने देखा कि उसकी पीठ पर रखी प्राथमिक चिकित्सा किट जल चुकी थी और अंदर का सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। केवल कुछ बोतलें और जार ही बचे थे। उसने बोतलें और जार उठाए। वे गर्म होकर उबल रहे थे। उसने उन्हें खोला और पाउडर उड़ेल दिया। उसने इसे ग्वेनेथ के शरीर पर ऐसे छिड़का जैसे वह बारबेक्यू किए गए भोजन पर जीरा छिड़क रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। पाउडर छिड़कने के बाद उसने ग्वेनेथ को उठाया और आयशा के पास लौट आया। उसने धीरे से उसे नीचे लिटाया और उस स्थान की ओर देखने लगा जहां राक्षस विस्फोट हुआ था। जमीन पर केवल कुछ रोएं और काले अंक थे। ये काले अंक कठोर नहीं थे। वे अभी भी सिर कटे हुए जहरीले सांप की तरह छटपटा रहे थे। डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे किसी अज्ञात राक्षस से मिलने और लगभग अपनी जान गंवाने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से उसका अनुमान सही था। राक्षस के शरीर में चिपचिपी चीजें मुख्यतः चर्बी से बनी होती थीं। आग से हमला करना सबसे अच्छा था अगर यह एक पर एक मुठभेड़ थी। एक बार जब यह उसके शरीर में समा गई तो एक अग्रणी भी मौत से बच नहीं पाएगा। हालांकि राक्षस की गति और ताकत औसत थी, लेकिन उसकी सारी ताकत को लचीले ढंग से नष्ट करने में सक्षम होना सबसे भयानक बात थी। वह एक पुरानी चीनी कहावत के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। अच्छा पानी की तरह है। ये राक्षस स्पष्ट रूप से पानी के लचीलेपन का अत्यधिक उपयोग कर रहा था। भले ही इसकी ताकत आयशा जितनी मजबूत हो, फिर भी इसे चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। इसके बजाय ये फंस जाएगा और धीरे धीरे उसके शरीर में पच जाएगा। कितना भयानक राक्षस है। डूडियन गुप्त रूप से डर गया था। वह नहीं जानता था कि नई प्रजाति कैसे विकसित हुई या ये बंजर भूमि को पार करके उस क्षेत्र में कैसे आई जिसे साफ कर दिया गया था। उसने हल्की सांस ली और अपने शरीर में जलन का दर्द सहन किया। वह धीरे धीरे विस्फोट के केंद्र में आ गया। राक्षस का शरीर पूरी तरह से फट चुका था। जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा था। वह जलकर काला हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था। उसने गहराई से देखा और उसे राक्षस का रूप याद आ गया। ग्वेनेथ जाग गई। वह खर्राटे लेती रही और दर्द से अपना चेहरा सिकुड़ती रही। डूडियन तुरंत उसके पास वापस गया और उसे उठाया। वह आयशा को ले गया और टंगस्टन पिंजरे में वापस चला गया। उसने दो नन्हे पक्षियों को देखा जो पिंजरे में संघर्ष कर रहे थे। उसकी आंखों में आह की झलक थी। चून की जीना बहुत कष्टदायक है, तो चलो इसे खत्म कर दें। उसने एक बार फिर जादुई निशानों की शक्ति को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से श्वेत अस्थि कवच निकला। उसने ग्वेनेथ को नीचे लिटाया और सीधे पिंजरे में चला गया। उसने पिंजरा खोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिंजरे में दो फांकें उगाई हैं। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसे नहीं पता था कि बाहर कैसे निकलना है। लंबे समय तक कैद में रहने के बाद वह मानो भूल गया था कि आज़ादी क्या होती है। डूडियन ने दांत भींच लिए। उन्होंने अपने शरीर पर चोटें सहन की और तुरंत कार्रवाई की। उसने दो शावकों को पिंजरे से बाहर निकाला और तुरंत उन्हें मार डाला। दो युवा विभाजनकारी चिल्लाए और जवाबी लड़ाई की। हालांकि उनकी ताकत बहुत अलग थी। इसके अलावा वे लंबे समय तक कैद में रहे थे। उनके अंग अत्यंत कठोर थे। उनके शरीर के बाहर की नुकीली हंसिया बेहद नाजुक हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो हंसिया के अंदर का कठोर कैल्शियम पीस दिया गया हो। डूडियन ने उन्हें मार डाला और जल्दी से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जल्द ही उन्हें उनके शरीर के अंदर दो परजीवी आत्मा कीड़े मिले। उसने मन ही मन आह भरी।
स्वस्थ छोटी स्प्लिटी ने उसका पीछा करते हुए उसे दीवार से चिपका दिया था और उसके साथ अपनी तरह का ही व्यवहार किया था। यह एक भावना थी जो खून से आई थी। वह इसे उसके शरीर से महसूस कर सकता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि आखिरकार यह एक क्रूर राक्षस था। हिंसा और हत्या तो इसका स्वभाव था। उन्होंने एक बार इसे वश में करने पर विचार किया था। भविष्य में यह उसके दुश्मनों को मारने में मदद करने के लिए उसके हाथ में एक तुरुप का पत्ता बन जाएगा। लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अब वश में करने लायक नहीं रह गया था। दिन के अंत में यह सिर्फ एक उपकरण था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सांप को वश में करने वाले, भले ही उन्होंने किसी जहरीले सांप को वश में कर लिया हो, उसके पार्श्विक स्वभाव को बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें वापस काट लेते हैं। कितने लोग किसी जहरीले सांप या जानवर के साथ सोने की हिम्मत करेंगे? प्रजातियों में अंतर का मतलब ये प्रतीत होता है कि शुरू से ही कोई भरोसा नहीं था। दीवार के भीतर वर्ग के अंतर की तरह शुरू से ही कोई निष्पक्षता नहीं थी। उसने हवा में तैर रही 2 परजीवी आत्मा कीड़ों को उस बोतल में डाल दिया और दीवार पर लौटने पर उसे एक औषधि की बोतल में बदलने के लिए तैयार किया, जिसका उपयोग विशेष रूप से परजीवी आत्मा कीड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। वह घूमा और ग्वेनेथ को उठाया। उसने घंटी हिलाई और आयशा के साथ दीवार पर लौट आया। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर दूर से हुए विस्फोट को देखा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हृदय में एक अकल्पनीय अशुभ अनुभूति हुई। काफी रात हो चुकी थी। डूडियन तेजी से आगे बढ़े। जब वह किले के बाहरी इलाके में पहुंचा तो वह एक दर्जी की दुकान में घुस गया और कपड़े के 3 सेट चुरा लिए। आगे बढ़ने से पहले उसने उन्हें आयशा, ग्वेनेथ और स्वयं के लिए बदल दिया। डूडियन ने न्यूज़ से ग्वेनेथ के इलाज के लिए पुजारी को बुलाने के लिए कहा। उसने उसके लिए उपचार औषधि भी तैयार की। उसने आयशा के शव को लकड़ी के बेसिन में भिगो दिया। उसने उसके शरीर को धोया और उसे साफ कपड़े पहनने में मदद की। उसी समय पादरी आए और ग्वेनेथ को इलाज के लिए ले गए। उसने उसके शरीर को औषधि से भी धोया। उपचारात्मक मरहम लगाते समय उसने नय से कहा, सगे से कुछ भरोसेमंद लोगों को विशाल दीवार के पश्चिम की ओर लाने के लिए कहें। वहां 2 मृत राक्षस हैं, उसे उन्हें वापस खींचने दें। इसे गुप्त रखना याद रखें। न्यूज़ ने देखा कि डूडियन कितना सतर्क था। उसने अनुमान लगाया कि दोनों राक्षस अवश्य ही असाधारण होंगे, अन्यथा डूडियन के लिए इतनी बुरी तरह घायल होना असंभव होता। ये पहली बार था जब उसने डूडियन को इतनी दयनीय स्थिति में देखा था। इसके अलावा आयशा, जो अग्रदूतों को मारने में सक्षम थी, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये स्पष्ट था कि विशाल दीवार के बाहर उन्हें जिस खतरे का सामना करना पड़ा वह उनकी कल्पना से परे था। उसने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और समझाने के लिए किसी को ढूंढने लगा। न्यूज़ एक क्षण बाद मंदिर में लौट आया। उसने डूडियन की ओर देखा जिसने मरहम लगाया था और अपने शरीर को लपेटा था। उसने देखा कि डूडियन अभी भी डेस्क के सामने बैठा था। वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। मास्टर, बहुत देर हो चुकी है। आप गंभीर रूप से घायल हैं। आपको जल्दी आराम करना चाहिए। डूडियन ने कहा, दुश्मन ने आराम नहीं किया है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। वह वास्तव में लेटना और सोना चाहता था, लेकिन वह महत्वपूर्ण क्षण में लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने पूछा, क्या भीतरी दीवार से कोई खबर है? आपके वापस आने से 10 मिनट पहले नूरिया ने आकर कहा कि भीतरी दीवार अराजकता में थी। मरे हुए प्लेग का प्रकोप था। कई लोग संक्रमित हो गए और मरे नहीं बन गए। सड़कों पर अराजकता थी। न्यूज़ ने तुरंत सूचना दी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन डूडियन को देखा। यह स्पष्ट था कि यह परिणाम डूडियन के कारण हुआ। ये वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बहुत उदार था। उन्हें अनगिनत लोगों की जान की परवाह नहीं थी। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। 2 सर्वश्रेष्ठ पुजारियों और डॉक्टरों को बुलाओ। मुझे कल रात तक पूरी तरह से ठीक हो जाना है। न्यूज़ चौंका। मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? मैं भीतरी दीवार में घुसकर उनके शोध संस्थान के कुछ लोगों को पकड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। डूडियन ने कहा, मैं कल के लिए इंतजार नहीं कर सकता। न्यूज़ ने सोचा कि आखिरी बार डूडियन ने जादूगरनी का जिक्र कब किया था। उसे तुरंत उसका इरादा पता चल गया। मैं जाऊंगा। अराजकता। डूडियन ने खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाया, रईस मरे नहीं हैं। आइए देखें कि आप उनका कैसे सम्मान करेंगे। आहों की ऊंची दीवार ने दोनों स्थानों को अलग कर दिया। शहर सैकड़ों मील तक फैला हुआ था। वहां अराजक चीखें और चीखें थीं। कुछ लकड़ी के घर जलकर नष्ट हो गए। औरतें घबराकर भाग रही थीं। बच्चे दबे हुए थे। रात में बच्चों की दर्द भरी आवाजें विशेष रूप से तेज थीं। उनके बगल में कुछ आकृतियां थीं जो घबराकर भाग रही थीं। कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन चीखों ने उन क्रूर आकृतियों को आकर्षित किया जो उनके पीछे चल रहे थे। वे बुरे भूतों की तरह जीवित बचे लोगों पर टूट पड़े। एक समय की समृद्ध सड़कें अब पूरी तरह से अराजकता में थीं, जैसे कि पृथ्वी पर नरक। रात चुपचाप शहरों में फैल गई और चांदनी ठंड से जमीन पर चमक उठी। अध्याय 688। शहर में प्रवेश करें। पहली घड़ी। समय बीतता गया और पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया।
कई पुजारियों और डॉक्टरों के इलाज के बाद उनकी अंदरूनी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। उनके चेहरे और छाती की त्वचा डार्क चर्च के कीमियागरों द्वारा प्रदान की गई विशेष दवा से ठीक हो गई थी। हालांकि इन कीमियागरों द्वारा दवा बनाने की प्रक्रिया अमानवीय और क्रूर थी। उन्होंने प्रयोग करने के लिए जीवित लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन दवा का प्रभाव असाधारण था। बार्टन से निपटने के बाद डूडियन ने न्यूज़ को बुलाया। उन्होंने उसे समग्र स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए बार्टन के साथ रहने के लिए कहा। बाहरी दीवार इन दिनों शांतिपूर्ण नहीं थी। हालांकि गरीबों के प्रवास की समस्या उतनी उग्र नहीं थी जितनी शुरुआत में थी, लेकिन फिर भी बहुत विवाद था। हालांकि होली सी और सेना के दबाव के कारण यह बहुत स्पष्ट नहीं था। किसी को यह मत बताना कि मैं भीतरी दीवार पर जा रहा हूं। डूडियन ने दोनों से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है, शांत हो जाओ और मेरे वापस आने का इंतजार करो। हाँ मास्टर, बार्टन ने सिर हिलाया। न्यूज़ ने डूडियन को उत्तर दिया, मास्टर क्या आप अकेले जा रहे हैं? 2 लोग, डूडियन ने कहा, चिंता मत करो। न्यूज़ ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। डूडियन ने अपने गुप्त कवच में बदलाव किया और स्प्लिटर ब्लेड पहन लिया। वह आयशा के साथ पहाड़ छोड़कर उपनगर में एक शांत जगह पर चला गया। वे सीधे विशाल दीवार के किनारे पर चले गए। विशाल दीवार के पास बहुत कम लोग थे। उनमें से अधिकांश पुराने गांवों और छोटे शहरों में रहते थे। इनमें अधिकतर बूढ़े और बच्चे थे। युवा लोग वाणिज्यिक जिले में काम करने के लिए गांव छोड़ गए थे। रात में गांव में अंधेरा था। कुछ ही घरों में रोशनी की गई। डूडियन आयशा को विशाल दीवार पर ले आया। उसने अपनी पीठ पर टूटे पंखों को सक्रिय किया और विशाल दीवार पर चढ़ने के लिए आयशा की बांह पकड़ ली। विशाल दीवार पर हवा कुछ तेज थी। आयशा के बाल हवा में उड़ रहे थे। विस्फोट में वह घायल नहीं हुई, लेकिन उसके कपड़े जल गए। डूडियन और ग्वेनेथ के विपरीत उसके शरीर को ड्रैगन स्केल्स द्वारा संरक्षित किया गया था। उसे सीधे जला दिया गया था। डूडियन उसे विशाल दीवार के साथ भीतरी दीवार की ओर ले गया। रास्ते में उसने अपने सिर के ऊपर भूरे बादलों और दाहिनी दीवार के बाहर सुनसान रात के दृश्य को देखा। वह कुछ राक्षसों को अंधेरे में रेंगते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। समय समय पर तेज चीखें सुनाई देती थीं जो जंगल में बेहद तेज थीं। डूडियन का घबराया हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया। रह रहकर उसकी नज़र आयशा पर पड़ जाती थी। उसका चेहरा भावशून्य था। उसकी शुद्ध काली आंखों में कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह असमंजस में थी। वह कुछ सोच रही थी। डीन ने अपनी उंगलियां कड़ी कर लीं और फुसफुसाए, जब हम मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे तो हम तुम्हें ठीक करने का एक रास्ता खोज लेंगे। आयशा चुप थी। डीन के कदम धीरे धीरे तेज हो गए। जल्द ही उसने देखा कि आहों की दीवार विशाल दीवार के आधे से भी कम थी। उसने पाया कि वहां तैनात सैनिकों की संख्या उसके द्वारा पहले देखी गई संख्या से आधी से भी कम थी। ऐसा लग रहा था कि भीतरी दीवार में अराजकता उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर थी। यह अनुमान लगाया गया था कि सेना को पहले ही इससे निपटने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपना शरीर नीचे किया और उस स्थान पर गोता लगाया जहां आयशा के साथ आहों की दीवार खड़ी थी। विशाल दीवार से नीचे कूदने और घास पर उतरने से पहले वे 2000 मीटर से अधिक तक आगे बढ़ते रहे। उसने आयशा को अगली आधिकारिक सड़क पर खींच लिया। उसने सोचा कि उसे यहाँ पायनियर स्त्री से नहीं मिलना चाहिए। उसे आशा थी कि वह पहले ही शहर को छू चुकी है। आधिकारिक सड़क पर 30 मील से अधिक चलने के बाद डूडियन ने अचानक घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी। वह तुरंत रुका और दूर की ओर देखने लगा। उसने गाड़ियों का एक समूह देखा। वहां 3 गाड़ियां और 1 दर्जन से अधिक घोड़े थे। ये किसी सेना की तरह नहीं लग रहा था। जब वे काफी करीब आ गए तो डूडियन ने देखा कि 3 गाड़ियों पर एक पैटर्न वाला टोटेम था। हालांकि उसने टोटेम का पैटर्न नहीं देखा था, लेकिन इस तरह की पोशाक बाहरी दीवार के रईसों के समान थी। 10 से अधिक शूरवीरों के कवच जो गाड़ियों के साथ चल रहे थे, उनके कंधे पर पैटर्न टोटेम के समान प्रतीक उकेरे गए थे। डूडियन की आंखों में काली रोशनी का एक निशान चमक गया। उन्होंने इन शूरवीरों के शरीर में गर्मी देखी और पाया कि सबसे मजबूत केवल एक उच्च स्तरीय सीमक था। वह निश्चिंत हो गया और काफिले की ओर चल दिया। काफिले का नेतृत्व कर रहे सुनहरे बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के शूरवीर ने तुरंत सड़क पर डूडियन और आयशा को देखा। उसने तुरंत रस्सी खींची और गति धीमी कर दी। वह चिल्लाया, ये कौन है? डीन ने उसके रुकने का इंतजार किया और पूछा, बहुत देर हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें परवाह क्यों है? अधेड़ उम्र का शूरवीर चिल्लाया। उसने अचानक आयशा को देखा। आयशा ने घूंघट पहन रखा था। डीन ने उसके लिए विशेष रूप से एक चौंगसम बनाया था। यह उसके लिए बहुत उपयुक्त था। आयशा की पोशाक देखते ही अधेड़ उम्र के नाइट की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उन्होंने कपड़ों की इस अनोखी शैली के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। डूडियन ने अधेड़ उम्र के नाइट की आंखों में बदलाव देखा। क्या आप रात में शहर छोड़ते समय जंगली जानवरों द्वारा हमला किए जाने से डरते नहीं हैं? अधेड़ उम्र का शूरवीर डूडियन की ओर देखने लगा। वह बोलने ही वाला था कि गाड़ी से एक जरूरी आवाज आई, तुम अब भी क्यों रुक रहे हो? भागो। हाँ मास्टर। अधेड़ उम्र का शूरवीर गाड़ी की ओर मुड़ा और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वह वापस डूडियन की ओर मुड़ा, कृपया अलग हो जाएं।
शहर में प्लेग का प्रकोप है। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाने की सलाह देता हूँ। शहर में वापस न जाएं। क्या आप बचने के लिए बाहर आए थे? डुडियन ने और कुछ नहीं कहा। अधेड़ उम्र के शूरवीर ने अपनी सवारी को थपथपाया और डुडियन के पास से गुजरा। उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। डुडियन ने आयशा का नेतृत्व करना जारी रखा। ग्वेनेथ के चित्र के अनुसार उसे याद आया कि 10 मील से अधिक दूर कामेन नामक एक शहर था। आज रात वह जिस मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहा था वह इसी शहर में था। 10 मिनट बाद डुडियन ने दूर एक किला देखा। यह विमान के सामने था। किले का द्वार पुनर्तः खुला हुआ था। गेट के सामने कुछ काले साए घूम रहे थे। हालांकि डुडियन ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि वे मरे नहीं थे। उसने उनमें से बहुतों को इस प्रकार चलते हुए देखा था। ऐसा लगता है कि किला गिर गया है। डुडियन की आंखें चमक उठीं। उसने किले के पीने के पानी के स्रोतों को जहरीला बनाने के लिए लोगों की व्यवस्था की थी। ऐसा लग रहा था कि यह काम कर गया था। किले में अभी भी कुछ लोग लड़ रहे थे। साथ ही दहाड़ें और चीखें भी गूंजने लगीं। डुडियन की आंखें चमक उठीं। उसके सामने का अधिकांश शहर लाशों के समुद्र में बदल गया था। वह नहीं जानता था कि राक्षस संस्थान इसका सामना कर पाएगा या नहीं। हालांकि उन्होंने लोगों को मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के पास जल स्रोतों को जहर देने के लिए नहीं भेजा। अगर वे बाहर की स्थिति से अवगत थे और संस्थान को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल करते थे तो उन्हें कुछ समय तक इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार राक्षसों का अध्ययन करने में विशेषज्ञता रखने वाले शोधकर्ताओं के अलावा राक्षस अनुसंधान संस्थान में कुछ शक्तिशाली लोग भी थे। अध्याय 689 लाश शहर। दूसरा अपडेट। डुडियन ने अपने फैनी पैक में तैयार किया हुआ अनडेड पाउडर निकाला और इसे अपने कवच पर लगा लिया। क्षय की तेज गंध फैल गई और उसकी अपनी गंध को ढक लिया। उसने गर्मी को कम करने के लिए अपने शरीर में रक्त प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए ड्रैगन रक्त मंत्र का उपयोग किया। फिर उसने आयशा का हाथ पकड़ा और सीधे किले की ओर चल दिया। किले के बाहर घूम रहे मरे लोगों को कुछ महसूस हुआ और वे धीरे धीरे रुक गए। डुडियन ने उनके पीले चेहरों को देखा। कुछ मरे हुए लोगों के मुंह पर खून के धब्बे थे। वे उसे घूर रहे थे। डुडियन शांत था। वह उच्चतम स्तर का अनडेड पाउडर लाया था। भले ही मरे हुए लोगों के शरीर आम लोगों से अलग हों, फिर भी वे इधर उधर घूमने में सक्षम होंगे। वह सीधे ऊपर चला गया। इस समय मरे हुए लोग अचानक चले गए। वे डुडियन पर झपटे नहीं बल्कि उससे बचते रहे। वे सड़क के दोनों ओर ऐसे छुप गए मानो उन्हें किसी बात का डर हो। डुडियन चौंका। अचानक उसे आयशा का ख्याल आया। क्या मरे हुए लोग उससे डरते थे? जब वह किले के सामने आया तो एक सैनिक किले के सामने से गिर गया। उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया। उसने मुंह से खून उगल दिया। उसकी बांह पर काटने का बड़ा निशान था। उसी वक्त वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने डुडियन और आयशा को अपनी ओर आते देखा। वह डर गया और जल्दी से उठ गया। वह कदम उठाने ही वाला था कि उसने देखा कि डुडियन का रंग सुर्ख और सफ़ेद था। ये पीले मरे हुए लोगों से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा उसकी आंखें शांत थीं। दीन खून की प्यासी आंखों से भरा नहीं था। वह दंग रह गया। तुम एक इंसान हो। उसकी नज़रें धीरे धीरे घूमी और दीन के पीछे कांपती हुई लाश पर नजर पड़ी। उसका पूरा व्यक्तित्व स्तब्ध रह गया। ये दृश्य बहुत अजीब था। जब वे उसके पीछे खुले दरवाजे से गुजरे तो डीन ने अपने शरीर को धक्का दिया और डीन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने घायल सिपाही पर ध्यान नहीं दिया। किले में प्रवेश करने के बाद घायल सैनिकों की चीखें रात के आकाश में गूंज उठीं। डुडियन और आयशा आगे बढ़े। समय समय पर कवच में कुछ मरे हुए लोग उनकी ओर दौड़ते होंगे। हालांकि जब वे उनके करीब पहुंचे तो वे रुक गए और कांपने लगे। डुडियन ने मरे हुए लोगों की अजीब प्रतिक्रिया देखी। जाहिर है मृतकों की प्रतिक्रिया शायद आयशा की वजह से थी। लेकिन जो बात उसे हैरान कर रही थी वह ये थी कि मरे हुए लोगों के पास कोई चेतना या विचार भी नहीं था। वे दर्द और डर को नहीं जानते थे, लेकिन वे आयशा से क्यों डरेंगे? आखिरकार कमांडर की चेतना होने का मतलब यह था कि उन्होंने सोचा था। हालांकि ये तथ्य कि मरे हुओं में कोई चेतना नहीं थी अनगिनत बार सिद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि अगर उनका सामना अपने से अनगिनत गुना ताकतवर राक्षसों से होता तो भी वे निडर होकर उन पर टूट पड़ते। क्या ऐसा हो सकता है कि एकमात्र चीज़ जो उन्हें डरा सकती है वह उनकी अपनी तरह की है? डुडियन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि मरे हुओं में कुछ गहरे रहस्य छिपे होने चाहिए। शायद इस तरह का राज पहले ही खुल चुका था। बात सिर्फ इतनी थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये प्रौद्योगिकी के बिना एक युग जैसा था। लोग हवा को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवा की संरचना क्या है। एकमात्र चीज़ जो गायब थी वह थी इसका पता लगाने के लिए उपकरण। वह राक्षस अनुसंधान संस्थान को अधिक से अधिक देखना चाहता था। वे वर्षों से राक्षसों का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि उन्होंने कितने रहस्य छिपाए हैं। मदद! सैनिक छावनी से चीख की आवाज आ रही थी। डुडियन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ध्वनि ने अन्य जीवित बचे लोगों की मदद को आकर्षित नहीं किया। इसके विपरीत इसने आसपास के मरे लोगों को आकर्षित किया और उन्हें नीचे खींच लिया।
जल्द ही उनकी आंतें बाहर निकाल दी गईं। डूडियन ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आयशा को आगे बढ़ाया। वध की आसपास की दुनिया उससे अलग थलग लग रही थी। वे दोनों भारी तोपखाने के जंगल में चलने जैसे थे, लेकिन उन्होंने एक पत्ता भी नहीं छुआ। वे किले से बाहर चले गए। उनके पीछे की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। उनके पैरों के निशानों की रेत खून से सनी हुई थी। किले के पीछे एक चौड़ी गली थी। यह विशाल कामेन शहर की ओर ले गया। वे शहर के द्वार पर लटके दीवार लैंप को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जो 20 मीटर से अधिक ऊंचा था। हालांकि इस समय शहर की दीवार पर बहुत सारी आकृतियां घूम रही थीं। समय समय पर शहर के बाहर से कुछ तीखे तीर निकलते रहते थे। डूडियन ने ऊपर देखा और देखा कि शहर की दीवार के शीर्ष पर भी अव्यवस्था थी। इस पर मरे लोगों का कब्जा था। जब वह आयशा को नगर द्वार पर ले गया तो वह चुप था। गेट आधा बंद था और उसने उसे एक हाथ से धक्का देकर खोल दिया। चीखने की आवाज़ गूंज उठी और गेट अचानक मरे लोगों की दहाड़ से भर गया। डूडियन को डर नहीं लगा और उसने आयशा का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गया। जो मरे हुए लोग नगर के फाटक के आसपास घूम रहे थे, वे निकट आते ही रुक गए। वे अपने शरीर को झुलाते हुए सड़क के किनारे चले गए। उनके शरीर कांप रहे थे और उनमें पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डूडियन ने शहर के गेट के बाहर की सड़कों पर नजर डाली। सड़कों से तेज चीखें आ रही थीं। कुछ घरों में उल्टे तेल के दिए जल रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अधिकांश अन्य शहरों की भी यही स्थिति थी। वह खुद से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मुझे सेना और मठ की कार्रवाई को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहिए? हालांकि जैसे ही यह विचार सामने आया, उन्होंने इसे खत्म कर दिया। उसने अपने हृदय की कोमलता को त्याग दिया। उसने सब कुछ कर लिया था और अब उसे उससे सहानुभूति हो गई। ये सचमुच पाखंड था। ये सोचते हुए उसने नक्शा अपनी बाहों में निकाला और उसे देखने लगा। उसने तुरंत आयशा का हाथ पकड़ा और बाईं ओर एक सड़क पर चल दिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ घरों को कसकर बंद कर दिया गया था। अपनी दृष्टि से पकड़े गए ताप स्रोत के माध्यम से वह देख सकता था कि लोग घरों में छिपे हुए थे। वे कांपते हुए एक गेंद में सिमट गए थे। ऐसा हमेशा होता था जब आपदाएं आती थीं। हर कोई ज़ोंबी जहर से संक्रमित नहीं होता था। जब मरे हुए लोग सड़कों पर पहुंचे और दंगा किया, तो सड़कों पर खेल रहे अधिकांश लोग अपने घरों में वापस भाग गए थे। डूडियन सड़क पर चला और उसने काटे गए लोगों की लाशें देखीं। उनमें से कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिनकी लंबाई 1 मीटर से भी कम थी। वहां महिलाओं की भी लाशें थीं। वहां सफ़ेद बालों वाले बूढ़े लोग भी थे जिनकी छाती फटी हुई थी। वह जमीन पर लेटे हुए थे। डूडियन ने लाशों पर नज़र डाली और आगे बढ़ना जारी रखा। मदद, मेरी मदद करो। एक महिला अचानक गली से बाहर निकली और खुद को डूडियन की बाहों में फेंक दिया। जब उसने भयभीत होकर पीछे देखा तो वह रोई और गिड़गिड़ाने लगी। डूडियन ने भी उसके पीछे देखा। वहां एक किशोर था जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष थी। उसका चेहरा क्रूर था और मुंह खून से सना हुआ था। डूडियन उसे मारने ही वाला था कि जिस महिला ने उसे पकड़ लिया था वह अचानक उसके पीछे आ गई। उसने उसकी पीठ को धक्का दिया और मौका पाकर सड़क के दूसरी ओर भागने लगी। खड़े होते ही डूडियन का शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर घुमाया और उस आकृति की ओर देखा जो भाग रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हत्या के इरादे का निशान झलक गया। हालांकि ये जल्द ही गायब हो गया। उसने सोचा कि ऐसी स्थिति अजीब नहीं है। उन्होंने इस महिला की परवाह नहीं की और आगे बढ़ते रहे। युवा मरे गली से बाहर निकलने के बाद उन्हें आयशा की गंध महसूस हुई। वे तुरंत रुक गए और कांपते हुए उसी स्थान पर खड़े हो गए। डूडियन ने मानचित्र का अनुसरण किया। रास्ते में उसने कई लोगों को मरे हुए लोगों द्वारा काटकर मरते देखा। उसने जानबूझकर हमला नहीं किया। उनमें से कुछ को काट लिया गया था। वह देखभाल करने में बहुत आलसी था। वैसे भी वह देर सवेर मर जाएगा। 10 मिनट से अधिक चलने के बाद डूडियन शहर के भीतरी इलाके में प्रवेश कर चुका था। अचानक उसने एक चौक देखा जो साफ सुथरी संरचना में बड़ी संख्या में सैनिकों से घिरा हुआ था। चौक पर बड़ी संख्या में राहगीर जमा होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रास्ते से हट जाओ, कमीने। हम संक्रमित नहीं हैं। आप हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? आप उन राक्षसों को क्यों नहीं मारते? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? ये राहगीर गुस्से से चिल्लाए। अध्याय 690, बड़प्पन और हीनता। पहला अपडेट। डूडियन ने चमकदार कवच वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी को सेना से बाहर आते देखा। उसकी त्वचा सफ़ेद थी और वह अच्छी तरह से तैयार दिखता था। वह भीड़ से बाहर खड़ा हुआ और शोर मचाती भीड़ की ओर देखा। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। भीड़ ने गाली देना बंद कर दिया और भय से उसकी ओर देखने लगी। अधेड़ उम्र के अधिकारी ने अपने बगल में बैठे एक सहायक से कुछ शब्द फुसफुसाए। सहायक ने सिर हिलाया और जोर से कहा, मिस एलिस, कृपया एक क्षण के लिए बाहर आएं। चौक पर मौजूद लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक भीड़ में से हंगामा मच गया। वे आसपास की ओर चले गए और एक दुबली पतली और सुंदर युवा लड़की दिखाई दी।
उसने सफ़ेद रेशमी हुड पहना हुआ था और विदेशी और अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए थी। युवा लड़की के चारों ओर 2 शूरवीर थे। वह सीधी मुद्रा और विनम्र रवैया रखती थीं। जब अधेड़ उम्र के अधिकारी ने युवा लड़की को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कुछ नौकरों का नेतृत्व किया और रक्षात्मक पंक्ति से चौक में प्रवेश किया। उनके आसपास की भीड़ एक तरफ हट गई। वे हैरान, क्रोधित, भयभीत थे और उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मिस एलिस, क्या आपको चोट लगी है? अधेड़ उम्र का अधिकारी युवा लड़की के सामने आया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और सम्मानपूर्वक झुक गया। एलिस नामक लड़की ने अधीरता से उसकी ओर देखा और कहा, यह क्या है? जल्दी बोलो। अधेड़ उम्र का अधिकारी बहुत विनम्र था और मुस्कुराता था। मिस, हमें आदेश दिया गया है कि हम आएं और आपको ले जाएं। बाहर ज़ोंबी प्लेग का प्रकोप है और यह बहुत खतरनाक है। कृपया हमारे साथ वापस आएं। उनकी बातें सुनकर आसपास के नागरिकों की आंखों में तुरंत आशा जाग उठी। उन्होंने धक्का दिया और अधेड़ उम्र के अधिकारी को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए और विनती की, सर कृपया हमें ले जाएं। कृपया हमें ले जाएं। अधेड़ उम्र के अधिकारी के पास मौजूद कुछ नौकरों ने तुरंत नागरिकों के हंगामे को रोक दिया। नौकरों में से एक ने घृणा से एक गंदे नागरिक को धक्का दे दिया। उसने बहुत ताकत लगाई और उसे पलट दिया और जमीन पर गिर गया। उसके पीछे के लोगों ने उसे तुरंत कुचल दिया और डुबो दिया। एलिस ने अपने चारों ओर शोर सुना और भी अधीर हो गई। उसने कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे अभी भी अपना शाम का गाउन लेने के लिए क्रिस्टीन के पास जाना है। मुझे आज रात एक भोज में शामिल होना है। मेरे पिता से कहो कि भोज शुरू होने पर मैं निश्चित रूप से घर जाऊंगी। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मिस, हर जगह ज़ोंबी प्लेग का प्रकोप है। ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ भी होता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर आप मेरी अच्छी तरह से रक्षा करें। एलिस ने उदासीनता से कहा, हम आप लोगों को बिना कुछ लिए नहीं खिला रहे हैं। आप एक छोटे से ज़ोंबी प्लेग से भी नहीं निपट सकते। आप वास्तव में बेकार हैं। अधेड़ उम्र का अधिकारी अवाक रह गया और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। अचानक उसे एक विचार आया। वह माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, मिस, प्लेग का दायरा बहुत बड़ा है। ये पहले ही पूरे शहर में फैल चुका है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इसे देखा। ईसाइयों सहित सभी दुकानें बंद हैं। अगर आप अभी जाते हैं तो भी आप शायद अपना शाम का गाउन नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय आप खतरे में पड़ जाएंगे। मैं आपको एक और दर्जी की दुकान ढूंढने और एक और खरीदने में मदद क्यों नहीं करता? क्रिस्टीन द्वारा बनाई गई पोशाक से अन्य दुकानों की तुलना कैसे की जा सकती है? एलिस ने उसे तिरस्कार से देखा, जैसे कि वह किसी मंदबुद्धि को देख रही हो। फिर उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। ये ठीक है, भले ही यह बंद हो। हमारा परिवार क्रिस्टीन का वीआईपी है। अगर यह बंद है तो भी यह मेरी सेवा करेगा। परेशान करना बंद करो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इससे बदबू आ रही है। एक तरफ हटो। अधेड़ उम्र का अधिकारी उसे फिर से मनाने ही वाला था कि अचानक उसे चौक के पीछे से भयभीत चीखों की लहर सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ऊपर देखा और तुरंत चौक के पीछे से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी। पीछे सड़क पर 4-5 आकृतियां तेजी से दौड़ीं। उनकी दौड़ने की मुद्रा अजीब थी। वे लहरा रहे थे और जैसे ही वे आगे बढ़े उनके हाथ पानी की तरह तैर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने तुरंत एलिस से उसके सामने कहा, मिस, आपको अपमानित करने के लिए खेद है। आपको मेरे साथ वापस आना होगा। इतना कहने के बाद वह आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। एलिस को उम्मीद नहीं थी कि वह बल प्रयोग करने का साहस करेगा। वह गुस्से से चिल्लाई, तुम क्या चाहते हो, हरामी? दफा हो जाओ। उसके आसपास मौजूद 2 शूरवीरों ने तुरंत हमला कर दिया और अधेड़ उम्र के अधिकारी को रोक लिया। उनमें से एक ने अधेड़ उम्र के अधिकारी की कलाई पकड़ ली और शक्तिशाली बल ने अधेड़ उम्र के अधिकारी को दर्द का एहसास कराया। वह ठंडे चेहरों वाले दोनों शूरवीरों को गुस्से से देखने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम मरना चाहते हो? अगर मिस एलिस को कुछ हुआ तो तुम सब मर जाओगे। दोनों शूरवीर उसे ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो। अधेड़ उम्र का अधिकारी बेहद हैरान और क्रोधित था। इस समय उसके सामने की भीड़ अचानक भूस्खलन की तरह आगे बढ़ गई। दोनों शूरवीरों और अधेड़ उम्र के अधिकारी को सावधान कर दिया गया और वे स्थिर रूप से खड़े नहीं रह सके। जब अधेड़ उम्र का अधिकारी होश में आया तो उसने अचानक देखा कि एलिस, जो 2 शूरवीरों द्वारा संरक्षित थी, चली गई थी। वह इतना सदमे में था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। वह घबराहट में चिल्लाया, मिस एलिस, मिस एलिस। भीड़ से भयभीत चीखों की लहर निकली जिससे उसकी आवाज़ दब गई। गर्जन। भीड़ के पीछे से दहाड़ें सुनाई दीं। सड़कों से पीछा करते हुए कुछ लोग पहले ही चौक की ओर दौड़ पड़े थे। जो कुछ सैनिक उन्हें रोक रहे थे उनका उनसे कोई मुकाबला नहीं था और वे बहुत पहले खून से लथपथ हो गए थे। इसी बीच आसपास के नागरिकों ने ये खूनी मंजर देखा तो उनका तुरंत सेना से भरोसा उठ गया। वे घबरा गए और सभी दिशाओं में भाग गए। उन्होंने भीड़ को धक्का दिया और दबाया।
चौक पर लोग लहरों की तरह हिल रहे थे। अधिक से अधिक मरे हुए लोग सड़क के पीछे से भागे। उन्होंने भीड़ के साथ साथ भीड़ के बाहर पहरा दे रहे सैनिकों पर भी अपने नुकीले दांत और पंजे लहराए। चौक अचानक अव्यवस्थित हो गया। डुडियन ने परिवर्तन देखा तो भौहें चढ़ गईं। उसने सोचा कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना बेवकूफ़ी है। यह मरे हुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। वह घूमा और दूसरी जगह चला गया। उसने कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई थी। जैसे ही वह चला गया, चौराहे से चीखें और तेज हो गईं। उनमें से कुछ निराशा में रो रहे थे। उसने मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के रास्ते का अनुसरण किया और एक सड़क के कोने पर आ गया। अचानक उसने रास्ते के किनारे से एक आकृति को छलांग लगाते देखा। ये वह लड़की थी जिसकी रक्षा अधेड़ उम्र का अधिकारी एलिस करना चाहता था। एलिस अभी अभी रास्ते से बाहर भागी थी और लगभग डुडियन से टकरा गई थी। उसने डुडियन की ओर देखा, जो रास्ते के बाहर खड़ी थी, और घूर कर बोला, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी? अगर तुम मुझे देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें खोद लूंगा। डुडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। एलिस ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके दो शूरवीर चौक से बाहर नहीं आए। चौक से आ रही चीखों के कारण उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चारों ओर देखा और फिर डुडियन की ओर देखा। वह आगे बढ़ी और चिल्लाए, अरे अपने कपड़े देखो, तुम्हारे पास कुछ कौशल होना चाहिए। अब जाओ और मेरे लिए एक गाड़ी ढूंढो, मुझे क्रिस्टीन के पास भेजो। डुडियन ने उसकी बात नहीं सुनी। वह आयशा को ले गया और सीधे उसके पास चला गया। एलिस को उम्मीद नहीं थी कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। वह चिल्लाए, रुको, मैं एक कुलीन हूँ। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? डुडियन ने अपना सिर नहीं घुमाया और कहा, मुझसे दूर हो जाओ। एलिस स्तब्ध थी। अगले ही क्षण वह इतनी क्रोधित हुई कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसने दांत भींचे और डुडियन के सामने दौड़ी। उसने डुडियन का कवच पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, मुझसे माफ़ी मांगो या मैं तुम्हें गुलाम बना दूंगी। मैं तुम्हें एक रईस को बेच दूंगी और तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। डुडियन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसके शरीर पर प्रहार किया। वह कुछ कदम लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। बेवकूफ़! डुडियन ने आगे बढ़ते हुए उसकी ओर ठंडी नज़र से देखा। जमीन पर बैठते ही एलिस ने अपने जलते हुए गालों को ढंक लिया। वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उसे एक काले बालों वाले पारिया ने मारा था। उसकी आंखों में तीव्र आक्रोश था जब उसने देखा कि डुडियन सड़क से बाहर निकलने वाला था। वह जमीन से उठी और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही वह सड़क से बाहर निकली, उसने सड़क के किनारे कई लहराती हुई आकृतियों को चलते देखा। वह जानती थी कि वे ज़ोंबी प्लेग से संक्रमित थे और बहुत खतरनाक थे, लेकिन फिलहाल उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ लहराया और हिलती हुई आकृतियों पर चिल्लाया, आओ, पास आओ। कुछ मरे हुए लोगों ने आवाज़ सुनी और तुरंत मुड़ गए। उनकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने एलिस की आकृति पर ताला लगा दिया और तेजी से वहां पहुंचे। डुडियन ने देखा कि लड़की मौत चाह रही थी। वह थोड़ा चौंका, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने देखा कि लड़की मरे हुओं के करीब आने का इंतजार कर रही थी। वह मुड़ी और डुडियन की ओर इशारा किया, जो दूसरी सड़क की ओर चल रहा था। उसे मारने में मेरी मदद करो, उसे मार डालो। गर्जन! मरे हुए लोग उसकी बातें नहीं समझ सके। वे दहाड़ने लगे और अपने दांत दिखाने लगे। जैसे ही वे उसकी ओर दौड़े, उनके मुंह कानों तक फट गए। ऐसा क्रूर रूप देखकर एलिस हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उसे मार डालो। नहीं! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, एक ज़ोंबी उस पर झपटा और उसके कंधे पर काट लिया। अन्य मरे हुए लोगों ने तुरंत पीछा किया। उन्होंने एलिस के शरीर को जमीन पर दबा दिया और उसे काटने की कोशिश की। नहीं, दर्द होता है। मैं एक कुलीन हूँ। क्या तुम मरना चाहते हो? आवाज़ के साथ भय और निराशा की चीखें भी थीं। ये स्पष्ट था कि ज़ोंबी ने उसका गला काट लिया था। डुडियन ने खून की गंध को देखा। उसकी आंखों में ठंडक और गहरी हो गई। वह नहीं रुका और सड़क पर चला गया।